आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा मेंडलीव्स मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल, जिसको हम मोज़ले पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। बिकॉज़ मेंडलीव्स ने जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल बनाई थी, जिसके इस टॉपिक पे मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें मेरा दूसरा वीडियो मेंडलीव्स की ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल पे था, जिसको सबसे पहले मेंडलीव ने बनाया था। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ डीमेरिट्स मतलब कुछ कमियां थी, जिसको सही करने की कोशिश किए मोज़ले साइंटिस्ट ने। जिनकी पीरियोडिक टेबल को जब इन्होंने मेंडलीव की ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल की कमियों को दूर करने की कोशिश की, तो उसके बाद इन्होंने जो नई पीरियोडिक टेबल बनाई उनकी कमियों को निकाल करके अपने हिसाब से, तो उसी को हम कहते हैं मेंडलीव्स मॉडिफाइड। मॉडिफाइड का मतलब ही होता है, मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ सुधार कर दिया गया। जो मेंडलीव की ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल थी उसमें इन्होंने सुधार करके जो टेबल बनाए उसी को क्या कहा गया, मेंडलीव्स मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल। क्योंकि इसको मोज़ले ने किया था मॉडिफाई, इसलिए इसको मोज़ले पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे मोज़ले की पीरियोडिक टेबल के बारे में पूछे, चाहे मेंडलीव्स मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल कहे, दोनों एक ही चीज़ है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको मेंडलीव्स मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊंगा, और यू कैन ऑल्सो से मोज़ले पीरियोडिक टेबल। अब इसमें मोज़ले वॉज द साइंटिस्ट। मोज़ले क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है। अब देखिए, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो ये एक कनेक्टिविटी इसमें बनी हुई है सारे वीडियोस में। यू कैन वॉच हियर द कनेक्टिविटी बिटवीन ऑल द वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ, अब देखिए ये पीरियोडिक टेबल कैसे बनती है, इसके लिए मतलब स्टार्टिंग कैसे होती है, वी हैव टू फोकस दैट कि मोज़ले ने क्यों ऐसा सोचा। क्योंकि उनको कुछ न कुछ, क्योंकि जिस समय मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी उस समय तुरंत कोई कमी नहीं निकाल सकता था। विथ डेवलपमेंट्स इन द केमिस्ट्री फील्ड और इन द साइंटिफिक फील्ड, साइंटिस्ट लगातार रिसर्च कर रहे थे। दे वर कॉन्टिन्यूसली रिसर्चिंग ओवर वेरियस फैक्ट्स और एलिमेंट्स रिलेटेड टू केमिस्ट्री और वेरियस फिनोमेनॉज रिलेटेड टू केमिस्ट्री। वो सब हर तरह की केमिस्ट्री से रिलेटेड जो घटनाएं होती हैं, इवेंट्स होती हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनके बारे में लगातार वो स्टडीज़ कर रहे थे। जिसकी वजह से स्टडीज़ की वजह से कुछ आगे चीज़ें मिली, स्टडी हुई, तो मेंडलीव की जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल थी उसमें कुछ कमियां दिखने लगी। तो उन्हीं कमियों को देखा जब मोज़ले ने, तो मोज़ले ने उसको सुधारने की कोशिश की, और उसी सुधार की वजह से एक नई पीरियोडिक टेबल बनी, जिसको हम कहते हैं मेंडलीव्स की मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल और मोज़ले पीरियोडिक टेबल। सो हम स्टार्ट करते हैं इसको। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ, जब खोज होती है किसकी, आइसोबार्स की। आइसोबार मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि आइसोबार क्या होते हैं, ऐसे दो या दो से अधिक एलिमेंट जिनके एटॉमिक मास क्या होते हैं, सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। उसके बाद आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मतलब जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। तो जब आइसोबार्स की खोज हुई, आइसोटोप्स की खोज हुई, रेडियो एक्टिविटी एक फिनोमेना है, इसकी खोज, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जैसे यूरेनियम, थोरियम, ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम कहीं छोड़ दें तो वो इतने एक्टिव होते हैं, अगर फ्रीली हम किसी रूम में रख दें तो धीरे धीरे वो उड़ के ख़त्म हो जाएंगे। मतलब वो धीरे धीरे रेडिएट हो जाते हैं। रेडिएट मतलब वो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब वो रेडिएशन में बदल जाते हैं। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब मोज़ले ने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कमियां तब निकाल पाए, तब निकाल पाए जब इतनी ये 4 चीज़ों की डिस्कवरी हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने सोचा, वो 4 चीज़ें क्या थी, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, रेडियो एक्टिविटी एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। यू हैव टू कीप these 4 things in mind. After the discovery of isobars, isotopes, radioactivity and atomic structure, Moseley thought to modify Mendeleev's periodic table. तब मोज़ले ने सोचा कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल्स में कुछ डिमेरिट्स मतलब कुछ ड्रॉबैक्स यानी कुछ कमियां हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, तो उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है या नीड है। सो अब देन जब ये सारी चीज़ें हो गई, जब डिस्कवरी हो गई, देन all inconsistencies become clear. Inconsistencies became clear
अबाउट मेंडलीव्स ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। तो जब ये सारी डिस्कवरी हो गई तो इनकंसिस्टेंसीज मतलब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेंडलीव के रूल से, जो मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक लॉ दिया था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक वेट्स और एटॉमिक मास, उससे मैच नहीं कर रही थी। इन्होंने कहा था कि सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को हम सेम ग्रुप में रखेंगे या एलिमेंट्स को हम उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। मेंडलीव ने तो यही कहा था। लेकिन जब ये जब सारी चीज़ें डिस्कवरी इन सभी चीज़ों की हो गई, वो पिछले वीडियो में मैंने आपको एग्जैक्टली बताया था कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के क्या क्या डिमेरिट्स थे, तो वही सब चीज़ें आपको रिकॉल करना है। तो मैं उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इसी वीडियो में ज़्यादा टॉपिक कवर करने हैं इसी से रिलेटेड। तो इनकन्सिस्टेंसीज मतलब जो रूल से हट के हो जाए, जो वो कह रहे हैं उससे अलग, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई इन चार चीज़ों की डिस्कवरी के बाद। देन मोजले मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मोजले ने क्या किया, मॉडिफाई किया मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल को, जो उनका ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल था, एंड गैव हिज ओन पीरियोडिक लॉ, और उन्होंने अपना खुद का पीरियोडिक लॉ दिया जैसे मेंडलीव ने दिया था। बाय मॉडिफाइंग द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव के ही लॉ को मॉडिफाई करके इन्होंने जो है अपना पीरियोडिक लॉ दे दिया। सो आई थिंक आपको समझ में, स्टार्टिंग समझ में आ रहा है। मतलब बहुत इजी सा फंडा है कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने के बेसिस पे, उसमें इन चार चीज़ों की डिस्कवरी के बाद कमियां निकलने लगी। तो जब कमियां निकली तो सारी इनकन्सिस्टेंसीज मतलब जो रूल से हट के जो वो कह रहे हैं उससे अलग चीज़ें होने लगी। तो ये क्लियर हो गया। तो मोजले नामक साइंटिस्ट उस समय थे, मोजले नाम के, तो उन्होंने क्या किया, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को सुधारा और खुद का अपना पीरियोडिक लॉ दिया, जिसको हम मेंडलीव या मोजले पीरियोडिक लॉ कह सकते हैं। मतलब उसको मोजले पीरियोडिक लॉ ही कहते हैं क्योंकि मोजले ने बनाया था। तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड थी। अब मोजले का पीरियोडिक लॉ क्या होता है उस पर हम फोकस करेंगे कि मोजले ने क्या लॉ दिया। भाई अगर मोजले ने लॉ बनाया तो वो लॉ क्या था। तो उससे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि मोजले ने जो लॉ दिया था वो 1913 में दिया था। मेंडलीव ने कब बनाया था, 1871 में दिया था पीरियोडिक टेबल, मैंने आपको बताया था। लेकिन इन्होंने 1913 में दिया। 1913 मीन्स कि उनसे बहुत सालों बाद ये जो है इन्होंने अपना पीरियोडिक लॉ दिया मोजले ने। सो मोजले पीरियोडिक लॉ क्या था ये आपको याद करना है। यू हैव टू रिमेंबर इट वेरी क्लियरली because in the examination you can face the direct question, write Moseley periodic law. So you can expect this kind of questions in your exam. So I think मैं बता रहा हूँ कि मोजले का पीरियोडिक लॉ क्या था। मोजले ने मेंडलीव की टेबल को सुधार के कौन सा पीरियोडिक लॉ दिया, हम उस पर डिस्कस करते हैं। द फिजिकल, सारी चीज़ें सेम है, मेंडलीव की ही तरह है, बस मेंडलीव ने जहाँ पे एटॉमिक वेट लिखा था यहाँ पे इन्होंने एटॉमिक नंबर लिख दिया, बस यही डिफरेंस है। सारी चीज़ें सेम है। मोजले में क्या आ जाता है, एटॉमिक नंबर, और उनमें क्या था, एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक मास ही उस समय ट्रेंड में चल रहा था। सभी देखो जितने भी मैंने डोबे राइनर की बात की थी, मैंने प्राउड की बात की थी, मैंने ड्यूमा की बात की थी, उसके बाद मैंने न्यूलैंड की बात की थी फर्स्ट वीडियो में। देखो सभी लोग एटॉमिक वेट को ही बेसिस मान के अपना रूल देते थे क्योंकि उस समय एटॉमिक वेट का ही ट्रेंड था। लेकिन बाद में जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो एटॉमिक नंबर के बारे में भी साइंटिस्ट ने स्टडी की, तो इसीलिए मोजले ने एक्चुअली एटॉमिक नंबर्स की बात की। सो इसीलिए दोनों के रूल सेम हैं, बस रूल सेम तो नहीं है लेकिन लैंग्वेज सेम है। आपको लर्न करने में ईजी होगा कि मेंडलीव रहेंगे तो एटॉमिक मास या वेट हो जाएगा और मोजले रहेंगे तो एटॉमिक नंबर्स हो जाएगा, तो वेरी इजी टू रिमेंबर। सो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मैंने आपको बताया था ना कि एक सर्टेन गैप के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। ओके, ये मैंने सेकेंड वीडियो में अच्छी तरह से समझाया था। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर, मेंडलीव में क्या था, एटॉमिक वेट था, मोजले में क्या हो जाता है, एटॉमिक नंबर। So I think the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic numbers। तो इसका सीधा मतलब ये है कि मेंडलीव ने क्या किया था, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स के बेसिस पे क्लासीफाई किया था, पीरियोडिक टेबल तैयार किया था। वहीं मोजले ने क्या किया,
मोज़ले ने कहा कि एटॉमिक वेट के हिसाब से न करके हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन करें तो वो अच्छा होगा, उससे बहुत सारी कमियां जो हैं वो दूर हो जाएंगी जो उनके टेबल में मिली थी। तो इसीलिए इन्होंने जो लॉ दिया वो यही हो गया, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर्स। वो अपने एटॉमिक नंबर्स के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, मतलब उनकी जो केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक नंबर के रूप में अगर एलिमेंट्स को हम क्लासीफाई करें तो आप देखेंगे कुछ समय एक सर्टेन गैप पे वही प्रॉपर्टी रिपीट होंगी। मतलब अगर मान लीजिए पहला एलिमेंट खट्टा है तो हो सकता है पांचवा एलिमेंट खट्टा हो, फिर उसके आगे खट्टा, मतलब ये प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी एंड दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। सो किसके बेसिस पे? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, अगर हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्लासीफाई करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। बाय दिस लॉ मोज़ले स्टेटेड दैट, अब इस लॉ के तहत, इस लॉ के अकॉर्डिंगली मोज़ले ने क्या कहा? स्टेटेड मतलब कहा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। दैट मतलब कि इफ़ वी, अब देखिए इसको अगर आप लैंग्वेज पकड़ना चाहते हैं, लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपको इजीली मतलब सीधे टेंस के रिलेटेड ही चलना है। अब देखिए इफ़ वी अरेंज ऑल एलिमेंट्स, अगर हम सारे एलिमेंट को अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक नंबर, अगर उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम सारे एलिमेंट्स को व्यवस्थित करते हैं या अरेंज करते हैं, देन आफ्टर रेगुलर इंटरवल देयर हैपन्स द रेपिटेशन ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो वही चीज़ जो मैंने अभी आपको कहा है वही चीज़ मैंने लैंग्वेज में लिख भी दिया है कि मोज़ले के इस रूल का ठीक एक्सप्लेनेशन यही है। ये इन्होंने जो अपना लॉ दिया है उसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, यही है कि उनके कहने का ये मतलब है, अगर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर है, इसका एग्जैक्ट मतलब यही है कि सारे एलिमेंट जो उस समय 58 या 57 एलिमेंट्स जो भी उस समय डिस्कवर्ड हो चुके थे, अगर उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक नंबर के अगर बेसिस पे क्लासीफाई कर दें या अरेंज कर दें तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एक सर्टेन गैप पे, एक सर्टेन इंटरवल पे रिपीट होती हैं। सो यही मोज़ले का कहना था। अब देखिए देयरफॉर, तो इसका मतलब क्या है, इन सारे एलिमेंट्स का, जो एलिमेंट थे उस समय जिनका एटॉमिक वेट पता था उनका एटॉमिक नंबर भी पता चल गया होगा, तभी इन्होंने ऐसा क्लासिफिकेशन किया। So therefore, in 1913, Moseley prepared a table on the basis of his periodic law. अपने periodic law के हिसाब से जो इन्होंने ये वाला बनाया था, इन्होंने फिर से एक नई टेबल बनाई। कब बनाई? 1913 में। एंड दिस टेबल इज नोन एज मेंडलीव्स मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल। और वही जो मोज़ले ने मॉडिफाई करके बनाया उसी टेबल को क्या कहते हैं? मेंडलीव्स मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की ही पीरियोडिक टेबल थी, बस मॉडिफाई हो गई थी, उसमें जो कमियां थी उसको ये ख़त्म करने की कोशिश किए थे। सो इसी को मोज़ले पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। सो नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव्स मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल। अब जनरल सी चीज़ है, क्योंकि मैंने जैसे मेंडलीव में बताया था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, वैसे इसका भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, मतलब जो इसकी विशेषता है। मोज़ले की पीरियोडिक टेबल में क्या क्या खास चीज़ें थी उसके बारे, उसी को क्या कहते हैं? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव्स मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल या मोज़ले पीरियोडिक टेबल मैंने लिख दिया है यहाँ पे। मैं आपको बार बार रिमेंबर करा रहा हूँ कि आप कंफ्यूज मत होइएगा। सो अब इनका जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स था हम उसको देखते हैं। अभी इसको भी मैं टेबल दिखाऊंगा मोज़ले का पीरियोडिक टेबल कैसा था, तो आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छे से लर्न हो जाएंगी, आई होप। सो आई ट्राई माई बेस्ट। ओके, सो ऑल एलिमेंट्स, ये पहली प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक नंबर्स। अब देखिए मोज़ले में क्या था, एटॉमिक वेट के पहली प्रॉपर्टी मोज़ले वाली मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की क्या थी, जो मैंने सेकेंड वीडियो में बताया था कि ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक मास। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, मोज़ले ने किसके हिसाब से किया था? एटॉमिक नंबर। तो आप पहली प्रॉपर्टी तो 100% मोज़ले के पीरियोडिक लॉ से ही याद कर लीजिए, क्योंकि मोज़ले जब कहते हैं कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, तो आप समझ लीजिए एटॉमिक नंबर के रूप में अरेंज करके एक प्रॉपर्टी बन गई। तो आप सीधे लिखोगे ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ये एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है मोज़ले की पीरियोडिक टेबल की या मेंडलीव्स मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल। अब मैं सीधे मोज़ले पीरियोडिक टेबल ही बार बार बोलूँगा, तो आप समझ लीजिए कि वो मेंडलीव्स का मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल ही है। सो दिस टेबल हैड 7 पीरियड्स। इस टेबल में कितने पीरियड्स थे? 7। ओके, दैट वर फॉर्म्ड
जो बने हुए थे बाई 10 हॉरिजेंटल लाइंस। अब कैसे बने हुए थे अभी जब मैं टेबल दिखाऊंगा तो आप अच्छी तरह से पकड़ पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी, बस आपको स्ट्रक्चर देखना है टेबल का, वही प्रॉपर्टी आपको उसमें से, अभी जब आप टेबल देखेंगे ना तो ये जो प्रॉपर्टी है आप टेबल देख के आपको तुरंत याद हो जाएगा कि मुझे प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या लिखना है। सो टेक्निकली इट इज़ वेरी इजी। सो दिस टेबल हैड 7 पीरियड्स, इसमें क्या थे 7 पीरियड्स है, एंड दैट वर फॉर्म्ड बाई 10 हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल मतलब ऐसी लाइन, ऐसी वर्टिकल होती हैं, ऐसी हॉरिजेंटल होती हैं। तो उसमें 10 हॉरिजेंटल लाइन के थ्रू 7 पीरियड्स उसमें बने हुए थे जो मोज़ले ने पीरियड टेबल तैयार की थी। और उन सभी मतलब उन्हें क्या कहते थे हॉरिजेंटल लाइंस को, या इनको क्या कहते थे, सीरीज कहते थे। क्या कहते थे, सीरीज। ये क्या कहलाते थे, सीरीज। अब डिटेल्स पे आते हैं। अब कुछ डिटेल बताऊंगा मैं सेकंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ये दीज आर द एक्स्ट्रा नॉलेज दैट यू नीड टू डाइजेस्ट। सो डिटेल्स क्या है कि अगर हम पीरियड्स की बात करें, 2, 8 मतलब 2, 8 एंड 8, तो इनसे अब देखो यहाँ पे ये तो अभी मैं इसको समझा रहा हूँ कि देखिए पीरियड्स जो फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था और 7 था। अभी मैं आपको पहले कोशिश करता हूँ कि पहले टेबल दिखा दूँ, क्योंकि जब तक आप टेबल नहीं देखेंगे तब तक यू विल नॉट अंडरस्टैंड वट एवर आई एम सेइंग। सो लेट मी शो यू द पीरियोडिक टेबल विच वॉज मेड बाई मोज़ले। सो यू कैन वॉच। देखिए दिस इज़ मेंडलीव्स मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल। तो यही मेंडलीव की मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल है। सो अब इसमें देखिए मैंने क्या कहा था। अब देखिए यहाँ पे मेंडलीव वाले में क्या लिखा हुआ था, एटॉमिक वेट्स लिखे हुए थे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखे हैं, एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, एटॉमिक नंबर्स लिखे हुए हैं सारे एलिमेंट्स के, जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो अब देखिए क्या था कि मैंने भी आपको बोला, तो ये देखिए अब यहाँ पे बढ़ता जा रहा है ना, देखिए आप यू कैन सी 1, 3, 11, या इधर बढ़ेंगे तब भी एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रखा हुआ है, सारा एलिमेंट अरेंज है। अब मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे 7 क्या है, 7 पीरियड्स हैं। तो देखिए यहाँ पे ये नीचे की तरफ जो आ रहा है पीरियड है। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखिए 7 पीरियड्स हैं इनके पीरियोडिक टेबल में, यहाँ तक है। उसके बाद इसमें क्या थे, मतलब क्या कह दिया जाए, 8 जो है क्या थे, इसमें ग्रुप्स थे। 8 क्या 9 ग्रुप्स थे, एक ज़ीरो भी था। अब जैसे ये फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स, सेवन्थ, एर्थ, एंड दिस इज जीरो ग्रुप। इसको क्या कहते हैं, साइड में एर्थ के बाद कौन सा ग्रुप आता है, जीरो ग्रुप। अब देखिए इसमें एक और चीज़ थी, तो आपको सीधे क्लियर हो गया। 10 लाइन, मैंने कहा 10 हॉरिजेंटल लाइन से बने हुए थे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 हॉरिजेंटल लाइन्स हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो ऐसे ऐसे यहाँ पे जो ऐसे ऐसे लिखे हुए, देखिए यहाँ पे कितने पीरियड्स थे मोज़ले की पीरियोडिक टेबल में, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने ग्रुप्स थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे मतलब 8 ग्रुप्स थे। एक ज़ीरो अलग से सेपरेट ग्रुप था, ये जी इसको ज़ीरो ग्रुप ही कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक से मतलब एक ग्रुप जो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट में 2 होता था, ए और बी। एक एक में कितने रोज होते थे, मतलब कितने कॉलम्स होते थे, 2। मतलब यहाँ पे ए है, ये क्या है, बी है। इसको पढ़ेंगे कैसे, अगर इसको पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, फर्स्ट ए, क्योंकि फर्स्ट में ही ए है और बी है। इसको फर्स्ट ए कहेंगे, इसको फर्स्ट बी कहेंगे। ऐसे इसको सेकंड ए कहेंगे, सेकंड बी कहेंगे। मतलब आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इसको पढ़ने का तरीका ये है कि ये क्या है, ये फर्स्ट ए है, ये नहीं, ये सेकंड ए है, ये सेकंड बी है। ऐसे ये फर्स्ट ए बोलेंगे, मतलब जो इधर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये फर्स्ट ए वाले एलिमेंट्स हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मोज़ले की पीरियोडिक टेबल जो थी उसमें फर्स्ट ए के एलिमेंट बताओ, तो आप क्या बोलोगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। और कहूँगा फर्स्ट बी के बोलो तो आप क्या बोलोगे, कॉपर, यहाँ पे क्या है, एजी मतलब सिल्वर है, ये गोल्ड है, एयू। तो इस तरह से पढ़, तो ये फर्स्ट मतलब इनके हर ग्रुप में फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, लाइक वाइज यहाँ पे होता था। और ये ज़ीरो ग्रुप है। तो 7 पीरियड्स, इसमें 8 ग्रुप्स और प्लस एक ज़ीरो ग्रुप, ये होता था। और हर एक ग्रुप दो कॉलम्स में बटा होता था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देना आपको कि ये जो एर्थ ग्रुप था इसमें ए और बी नहीं था। एर्थ ग्रुप में ए और बी नहीं था, लेकिन एर्थ ग्रुप में एलिमेंट्स को 3 लाइन में रखा गया था, 3 ग्रुप में रखा गया था, ऐसे सीधे सीधे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है इनके, मतलब मोज़ले की पीरियोडिक टेबल यही थी। यही मोज़ले की पीरियोडिक टेबल आपको दिमाग में सेट कर लेना चाहिए। जब ये पीरियोडिक टेबल आपके दिमाग में रहेगी तो आपको प्रॉपर्टीज़ और सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो मैंने आपको समझा दिया कि इसमें 7 पीरियड्स कैसे हैं,
मतलब यहाँ से लेकर 7 तक आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये ग्रुप हैं, जो ऐसे ऐसे जो लाइन है ये ग्रुप है, जैसे फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, और हर ग्रुप में 2 है। मतलब इनको क्या कहते हैं, ए बी क्या है, अगर ये ग्रुप है तो ये ए बी क्या है, सब ग्रुप है। ए क्या है, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। तो ये क्या है, फर्स्ट ए सब ग्रुप, फर्स्ट बी सब ग्रुप। ये वाला फर्स्ट बी है, ये फर्स्ट ए है, इसे फर्स्ट सेकंड ए सेकंड बी सब ग्रुप कहेंगे, क्योंकि ग्रुप से ग्रुप के अंदर ग्रुप है तो क्या कहेंगे, सब ग्रुप। तो ऐसे यहाँ पे है। तो आई थिंक आप पीरियोडिक टेबल अगर आप देख लिए तो आपका दिमाग, अब जब मैं प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा तो यू विल कैच। सो तो पहली प्रॉपर्टी मैंने बता दिया, ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ये क्लियर है, मैंने टेबल दिखाया था, अभी आपको समझ में आएगा। एंड दिस टेबल हैड 7 पीरियड्स दैट वर फॉर्म्ड बाय 10 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड कॉल्ड सीरीज। ये 7 लाइंस को हम क्या कहते थे, सीरीज कहते थे। जो 7 ऐसे बॉक्सेस, मतलब 7 लाइनें जो बनी हुई हैं उसको क्या कहते थे, सीरीज कहते थे। तो मैंने आपको दिखाया कैसे 7 उसमें पीरियड्स हैं, और 10 लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को भी मैंने काउंट किया था। अब डिटेल्स पे आते हैं हम, पीरियड्स की डिटेल पे आते हैं। देखिए अगर डिटेल्स में देखा जाए तो पहले इधर आ जाइए, पीरियड्स जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पीरियड था। मैं ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रुप मतलब वर्टिकल जो ऐसे कॉलम्स हैं 8 के बाद 0 वहाँ तक तो क्या है, वो ग्रुप्स हैं। मैं पीरियड्स की बात कर रहा हूँ जो हॉरिजेंटल बॉक्सेस है, मतलब ऐसे जो हॉरिजेंटल उसमें वो लाइनें हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं पीरियड्स। तो पीरियड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड सेवन्थ, ये जो इतने हैं, हैड सिंगल हॉरिजेंटल रोज। इनमें क्या है, सिंगल हॉरिजेंटल रोज हैं। उसके बाद जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, इसको शॉर्ट पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड्स। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड टेबल अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या कहलाते हैं, शॉर्ट पीरियड्स। उसके बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ, ये आपको रिमेंबर करना है कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पीरियड को क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड। अभी मैं भी फिर से पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा तो मैं क्लियर करूंगा। और फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ को, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ को क्या कहते हैं, लॉन्ग पीरियड्स। ऐसे ही दूसरी तरफ अगर आया जाए तो पीरियड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ जो है, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, अब इनमें अगर देखा जाए तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, मिला जुला के है डबल। इसमें हॉरिजेंटल रोज हैं, डबल हॉरिजेंटल रोज होते हैं। एक को कहते हैं इवन सीरीज, एक को क्या कहते हैं, ऑड सीरीज। मतलब जो पीरियड्स फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ है डबल हॉरिजेंटल रोज। इनमें डबल हॉरिजेंटल रोज हैं, कैसे हैं अभी मैं समझा रहा हूँ। और अगर देखा जाए तो अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, कितने कितने एलिमेंट्स हैं एक एक पीरियड में, जो यहाँ पे जो मैंने गोल गोल सर्किल किया है, मैं बता रहा हूँ कि एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं। देखिए फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। सेकंड में कितने हैं, 8 हैं। थर्ड में भी कितने हैं, 8 हैं। उसके बाद फोर्थ में 18 है, फिफ्थ में 18 है, और सिक्स में 32 है। एंड यू कैन काउंट। आप पीरियड टेबल जो मैंने आपको दिखाया है, वीडियो को आप बैक करके काउंट कर लीजिए कि पहले पीरियड्स में कितने हैं, सेकंड में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं, जो मैंने लिखे हैं वही सारे होंगे। ओके। और डबल, मेरे कहने का ये मतलब है कि डबल रोज मतलब एक तरह से, सो अगर आप देखेंगे, अब यहाँ पे फोकस करिए, मैंने लिखा है पीरियड फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सेवन्थ हैड सिंगल हॉरिजेंटल रोज। ये आपको रिमेंबर करना है, अभी मैं तुरंत पीरियड टेबल में दिखा रहा हूँ। सिंगल हॉरिजेंटल रोज, और फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ में क्या है, डबल हॉरिजेंटल रोज हैं। उसमें एक इवन होता है, एक ऑड होता है। क्या होता है, एक इवन होता है, एक ऑड होता है, मतलब इवन ऑड कहते हैं उनको। और फर्स्ट सेकंड थर्ड को शॉर्ट कहते हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ को क्या कहते हैं, लॉन्ग कहते हैं। दैट्स क्लियर। अब मैं पहले इसको, ये सिंगल हॉरिजेंटल रोज और डबल हॉरिजेंटल रोज फोर्थ फिफ्थ सिक्स में डबल होते हैं, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल देख के आप समझ जाएंगे अभी मैं क्या कह रहा हूँ। सो मैंने कहा था अभी आपको कि फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, अब देखिए यहाँ पे ये जैसे क्या है, ये ऐसे जो लाइनें जा रही है पीरियड्स कहलाते हैं, जैसे फर्स्ट पीरियड सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे 7 तक है। तो मैंने क्या कहा कि फर्स्ट, अब देखिए फर्स्ट में एक ही एलिमेंट, एक ही लाइनिंग है, एक ही लाइन में एलिमेंट रखे हो, मतलब हाइड्रोजन बस रखा गया है, लेकिन एक ही लाइन में है। तो ये क्या है, इसमें सिंगल रोज हैं। मतलब रोज मतलब कितने लाइन के एलिमेंट, मतलब कितने लाइन में एलिमेंट रखे गए हैं। दूसरे में देखिए इसमें भी एक ही लाइन है, तीसरे में भी एक ही लाइन में रखे गए। लेकिन अगर चौथे में आ जाइए तो चौथे में क्या होगा, एक लाइन ऊपर देखिए चल रही है और एक नीचे चल रही है।
तो यहाँ पे एलिमेंट्स दो लाइन में रखे, एक ही मतलब एक ही बॉक्स में चौथे में ही दो लाइन के एलिमेंट्स रखे गए हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पे टू, यहाँ पे डबल रोज हैं, और यहाँ पे फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में और सेवन्थ में भी देखिए एक ही है। इसीलिए मैंने वहाँ पे कहा है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सेवन्थ में जो है ये जो पीरियड्स है ये सिंगल कॉलम, सिंगल रोज से बने हुए हैं, क्योंकि इसमें एलिमेंट एक ही लाइन में रखे गए हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, यानी फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, तो इसमें क्या है, डबल कॉलम, क्योंकि देखिए आप एक ऊपर ये ऐसे एक जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, देखिए दो लाइनें सब में, देखिए दो दो लाइनें बनी हुई हैं, तो इस कारण से मैंने आपको बताया है। अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट देखिए, हर पीरियड में अगर हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट देखें तो आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, एक ये हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, यानी दो एलिमेंट हैं। अब इसमें आप गिन लीजिए, दो इसमें क्या होंगे, 8 होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे थर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 8 8, फिर 18, फिर 18, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से कितने, इसको काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा मेरे ख्याल से 32 एलिमेंट्स। आप इसको काउंट करेंगे यू विल गेट 32 एलिमेंट्स, मतलब 2 8 8 18 18 32। इतना क्लियर है? तो ये इतनी डिटेल्स मैंने आपको इससे रिलेटेड बता दिया। अब ये सब देखिए ये सेपरेट रखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा आपसे, ये सेपरेट क्यों रखे गए हैं, इसके पीछे अभी हम आगे जब वीडियो में डिस्कस करेंगे तो यू विल गेट आइडिया अबाउट दिस। सो ये लेंथेनाइट्स कहलाते हैं, एक्टिनाइट्स कहलाते हैं। इनको किस कारण से इस पीरियोडिक टेबल से अलग रखा गया, क्योंकि अगर इनको इसके साथ मैच किया जाता, तो अगर इनके साथ रखने की कोशिश करते तो सारी जो इन्होंने रूल बताया था मोजले ने कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर्स, वो गलत हो जा रहा था। इसलिए इन्होंने लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को अलग रखा है। अभी मैं इसके बारे में आगे डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी तक मैंने जो समझाया वो समझ में आ गया। मतलब अगर मोजले के पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड मैं आपको थोड़े से शॉर्ट में बताऊं तो यही है कि इन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में रखा था, चाहे आप इधर बढ़िए चाहे इधर बढ़िए, आपको इंक्रीज़ करता ही मिलेगा एटॉमिक नंबर। दूसरी चीज़, इनके पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप प्लस एक 0 ग्रुप था। एक मतलब 8 ग्रुप ऐसे था और प्लस 0 ग्रुप। उसके बाद हर ग्रुप जो है दो पार्ट में, सब ग्रुप में बटा हुआ था, सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी। इसको पढ़ते कैसे हैं, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, फर्स्ट ए इधर लिखा है, फर्स्ट बी इधर लिखा है, ऐसे सब में लिखा हुआ है। और 8 वाला ग्रुप 3 लाइन में बटा हुआ था, ये मैंने बताया। उसके बाद फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट पीरियड में, ये पीरियड है ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, दूसरे में 8, तीसरे में 8, फिर 18 18, फिर 32, फिर आगे वाले में कोई मतलब सेवन्थ में कुछ खास नहीं, सेवन्थ में आप गिन सकते हैं जितना भी, सेवन्थ कंप्लीट ही नहीं था सेवन्थ, इसलिए सेवन्थ का नंबर नहीं बताया, क्योंकि सेवन्थ ग्रुप जो पीरियड ग्रुप नहीं, ग्रुप ये है, मैं पीरियड्स की बात कर रहा हूँ, ये इंक्लूड नहीं करता था क्योंकि ये इनकम्प्लीट पीरियड माना जाता था उस समय। अब लेंथेनाइट्स ये साइड में रखे हैं, इनके बारे में तो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। और साथ में एक चीज़ मैं आपको बताना मिस कर गया कि मैंने बोला था आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब पीरियड फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या कहलाता है, इसको शॉर्ट पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड। और बाकी जो 4 5 6 है और 7 है, इनको क्या कहते हैं, ये लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं, लॉन्ग पीरियड। तो ये आपको दिमाग में रखना है पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। ये 4 5 6 7 क्या कहलाते हैं, ये लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं, और 1 2 3 क्या कहलाते हैं, शॉर्ट पीरियड्स कहलाते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज जनरली आपको दिमाग में रखनी है, और ये पीरियोडिक टेबल दिमाग में रखना है। सो अभी तक मैंने आपको 2 जनरल करेक्टरिस्टिक्स बता दिए मोजले के पीरियोडिक टेबल के। अब तीसरा क्या है, तीसरा आपके सामने है, दिस टेबल हैज 9 ग्रुप्स। मैंने आपको पहले ही बताया, फर्स्ट से लेके 8 तक था, प्लस 0 था, सीधी सी बात है। फर्स्ट ए फर्स्ट मतलब फर्स्ट ए, तो ए हर ग्रुप में ए बी था, वो तो मैंने आपको समझा दिया, वो सब ग्रुप था। लेकिन सीधे 8 थे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड 8 तक जाता था, प्लस 0, तो 8 और प्लस 0 कितना हो गया, 0 ग्रुप भी तो साइड में था। तो फर्स्ट से लेके 8 तक 8 हो गया, प्लस 0 वाला 9, यानी इस टेबल में टोटल कितने ग्रुप थे, 9 ग्रुप्स थे, विच आर ऑल्सो कॉल्ड क्लासेस। और जिनको हम उन ग्रुप को क्या कहते थे, क्लासेस। पीरियड्स को हम क्या कहते हैं, सीरीज, और ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, क्लासेस भी कहते हैं। अब देखिए ग्रुप्स क्या थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवन्थ, एंड सेवन्थ थे। ये सब क्या है, वर्टिकल कॉलम्स फॉर्म्ड बाय डबल वर्टिकल कॉलम्स। अब आपको मैं अगर इफ़ यू कैन रिकॉल, अगर आप याद कर सकते हैं, जब मैंने आपको अभी इसी वीडियो में दिखाया है, तो फर्स्ट में भी 2 लाइन थी, क्या ए और बी करके है ना, तो इसीलिए तो लिख रहा हूँ डबल वर्टिकल कॉलम्स। ओके, डबल वर्टिकल कॉलम्स, क्योंकि
ए और बी, हर ग्रुप में ए और बी था, ए और बी था, तो इसलिए क्या कहा जा रहा है, और कहाँ तक था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ में, क्योंकि अर्थ में तो 3 थे और जीरो वाले में एक ही था, तो यहाँ पे सिर्फ डबल, जो जिसमें डबल वर्टिकल कॉलम्स थे वो यही ग्रुप है। उसके बाद दीज वर वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड, इन्हीं वर्टिकल कॉलम्स को जो ए और बी था उसको क्या कहते हैं, सब ग्रुप्स कहते हैं। जैसे सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी मैंने आपको बताया था, जैसे फर्स्ट ए फर्स्ट बी। अब जैसे फर्स्ट ए जब पढ़ेंगे उसमें क्या लिखा है, जो पहले ग्रुप का उसको फर्स्ट ए कहेंगे और उसको दूसरे को फर्स्ट बी कहेंगे, तो ये क्या है, सब ग्रुप फर्स्ट ए सब ग्रुप फर्स्ट बी, ऐसे बोलेंगे। अब देखिए ग्रुप 8 इज डिवाइडेड इनटू 3 वर्टिकल कॉलम्स। मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं, आप टेबल को देख देख कर सारी चीज़ें टैली कर सकते हैं कि हाँ जो कह रहा हूँ टेबल में वो चीज़ मिल रही है। और आपको ये करना है, जो भी मैं प्रॉपर्टी लिखा और उसको आप टेबल से मैच करिए, तो आपको वो याद भी बहुत अच्छा होगा एंड यू कैन कंसोलिडेट दैट नॉलेज। सो यर्थ ग्रुप क्या है, डिवाइडेड इनटू 3 वर्टिकल कॉलम्स, क्योंकि उसमें 3 कॉलम्स हैं। एंड आफ्टर ग्रुप 3 देयर इज़ अ जीरो ग्रुप विच हैज़ सिंगल कॉलम। उसके बाद लास्ट में क्या था, जीरो ग्रुप, तो जीरो, उसमें कितने कॉलम है, सिंगल कॉलम है, आप जाके चेक कर सकते हैं वीडियो को पीछे करके। तो आगे बढ़ते हैं, चौथी जनरल कैरेक्टरिस्टिक, 3 मैंने बताया आपको, तीनों को आप कहीं ना कहीं टेबल से रिलेट कर पा रहे हैं। अब चौथा है, चौथी जो करेक्टरिस्टिक्स है, देयर ऑकर्स चेंज इन। अब देखिए चेंज में भूल गया इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है, देयर ऑकर्स चेंज, मतलब ऑकर्स मतलब होता है, देयर ऑकर्स चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एवरी पीरियड ऑफ द टेबल। देखिए ये प्रॉपर्टी लिखी है, इस पर आप फोकस करिए। मैं कह रहा हूँ देयर ऑकर्स चेंज, मतलब चेंज होता है इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स में। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स में क्या होता है, चेंज होता है, मतलब बदलता है जब हम मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट, मतलब बाएं से दाएं, इन एवरी पीरियड ऑफ द टेबल। मतलब जो, जैसे अभी मैं आपको जब टेबल दिखाया हूँ, टेबल कुछ इस तरह से था ना, टेबल मतलब आई थिंक आई होप लाइक दिस टेबल वॉज देयर, टेबल ऐसे कुछ था, इसमें ऐसे ऐसे करके पीरियड्स थे। तो इन पीरियड्स में जैसे ये मान लीजिए पहला पीरियड है, जिसमें जब हम लेफ़्ट से राइट पढ़ते हैं तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, बदलती जाती हैं, तो यही ये कह रहा है। अब मैं बार बार टेबल नहीं दिखा पाऊँगा, आप देख सकते हैं, मतलब हर पीरियड में जब हम लेफ़्ट से राइट बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, लेफ़्ट से राइट, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। वैसे अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, लेकिन अगर हम पीरियड्स में लेफ़्ट से राइट बढ़ेंगे तो प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, बदलती जाएंगी, चेंज होंगी। तो ये चौथा जो है करेक्टरिस्टिक्स है मोज़ले के पीरियोडिक टेबल का, या फिर मेंडलीव के मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल का। मतलब लेफ़्ट से राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आपको ये ज़रूर लिखना है कि देयर ऑकर्स चेंज इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एवरी पीरियड ऑफ द टेबल। मतलब पीरियड, टेबल के हर पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं तो जो एलिमेंट्स होते हैं उस पीरियड में आगे बढ़ते समय जो आपको मिलते हैं एलिमेंट्स, उनके प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, चेंज होता है। सो दिस वॉज द फोर्थ जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोज़लेज पीरियोडिक टेबल। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी, इसमें प्रॉपर्टीज़ जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा सुधार किया था, जिसकी वजह से इसमें प्रॉपर्टी जनरल करेक्टरिस्टिक्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। मैंने सारा डिटेल में कवर किया है, तो उसके बाद कोई भी आपसे छूटेगा नहीं। सो फिफ्थ, अगर जनरल करेक्टरिस्टिक्स पे आ जाए, यानी बेसिकली खासियत या विशेषता की बात कर रहे हैं, देयर इज़ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मतलब आपको भी पता है कि समानता, सिमिलैरिटी मतलब सिमिलर होना, मतलब समान होना। तो देयर इज सिमिलैरिटी इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप। मतलब सेम ग्रुप मतलब अगर फर्स्ट ग्रुप है तो इनके एलिमेंट्स के बीच में क्या होती है, सिमिलैरिटी होती है। मैंने अभी आपको बोला है कि पीरियड्स में जब हम लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं तो प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, लेकिन अगर सेम ग्रुप सेम पीरियड में अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी, फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी। लेकिन अगर सेम ग्रुप में आप नीचे आएंगे तो प्रॉपर्टीज़ नहीं बदलती हैं, मतलब मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं। तो ये पांचवी प्रॉपर्टी हो गई, तो ये आपको याद होना चाहिए, हो जाना चाहिए। मतलब सेम ग्रुप में जब भी आप नीचे आओगे, ऊपर डाउनवर्ड से अपवर्ड से डाउनवर्ड आओगे टेबल में किसी सेम ग्रुप में, तो प्रॉपर्टीज़ नहीं चेंज होती हैं, सिमिलैरिटी होती है प्रॉपर्टीज़ में। सो अब छठवें पे आते हैं। छठवां क्या है कि एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज as we move downwards in the every group as well as
अपग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ये देखिए छठवां, कितना कॉमन, कितना इजी है। जो चीज़ें आपको पता है वही यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं। यू कैन ईजिली नो, आई थिंक यू आर ऑल्सो नोइंग दिस कि भाई बढ़ते जाता है, नीचे आएंगे चाहे इधर जाएंगे एटॉमिक नंबर तो बढ़ेगा ही। और प्लस अब देखिए एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर इंक्रीज बढ़ते हैं एज वी मूव डाउनवर्ड्स, मतलब जैसे कि हम नीचे की तरफ आते हैं। इन एवरी ग्रुप, हर ग्रुप में, एज वेल एज अपग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद नीचे आते समय प्रॉपर्टीज़ भी जो है बढ़ती जाती है, मतलब प्रॉपर्टीज मतलब एक्स्ट्रा प्रॉपर, मतलब ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ का जो एरिया है एलिमेंट्स का वो बढ़ जाता है, मतलब डाइवर्सिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाती है, मतलब उसमें तरह तरह की प्रॉपर्टीज़ आने लगती हैं, मतलब नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ बढ़ता जाता है जैसे हम नीचे जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन मतलब होता है एक तरह से ऑर्डरली चेंज, मतलब एक क्रमिक परिवर्तन कहते हैं इसको हिंदी में, मतलब चेंजेस होते हैं। अब देखिए सातवीं प्रॉपर्टी देखते हैं मोज़ले की पीरियोडिक टेबल का। सो द नंबर ऑफ ग्रुप्स, देखिए अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये नंबर ऑफ ग्रुप्स, मतलब फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है, मेरे कहने का ये मतलब है नंबर ऑफ ग्रुप्स का मतलब द नंबर ऑफ ग्रुप्स गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द वैलेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट ग्रुप। अब देखिए, अब मैं आपको यहीं पे क्लियर कर रहा हूँ कि जो जो नंबर ऑफ, मोज़ले ने ये कहा कि मेरे पीरियोडिक टेबल में जो मैंने ग्रुप लिखा है और मतलब नंबर ऑफ ग्रुप, मतलब जैसे फर्स्ट ग्रुप है या सेकंड ग्रुप है या थर्ड ईयर तक है या फिर जीरो ग्रुप है। अभी इसके पीछे आपको समझ में आएगा कि जीरो ग्रुप क्यों कहते हैं, वहाँ पे मैं आपको ये भी आंसर दूंगा कि उसको जीरो ग्रुप क्यों कहते हैं, उसको हमने नाइन्थ ग्रुप क्यों नहीं कहा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कारण यही था कि बैलेंसी वॉज द रीज़न जिसकी वजह से उसको हम जीरो ग्रुप कहते हैं। कारण मैं आपको देखिए बता रहा हूँ। तो नंबर ऑफ ग्रुप जो होता है, जैसे फर्स्ट ग्रुप है या सेकंड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप है, एर्थ ग्रुप तक जाइए, नाइन्थ, और जीरो ग्रुप है, नाइन्थ नहीं सॉरी, सो जीरो ग्रुप है। तो ये किस चीज़ के बारे में, जो फर्स्ट ग्रुप जो फर्स्ट लिखा है वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं, चाहे वो ए वाले हो चाहे बी वाले हो, दोनों, उनकी वैलेंसी क्या है, एक है। फर्स्ट मतलब इनकी वैलेंसी भी एक है। और सेकंड ग्रुप वाला क्या कहता है कि मेरे में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी कितनी है, दो है। थर्ड वाला क्या कहता है, तीन है। इस तरह से होता है, मतलब वो बैलेंसी शो करते हैं, क्या शो करते हैं, बैलेंसी शो करते हैं। सो ये इनके पीरियोडिक टेबल की एक खासियत हो गई। क्या हो गई खासियत, कि इन्होंने नंबर जो ग्रुप यूज़ किया इन्होंने, ग्रुप से इन्होंने यही साबित किया कि जो ग्रुप है वो सारे एलिमेंट्स जो उस ग्रुप में हो उनकी बैलेंसी को शो करता है। मतलब अगर फर्स्ट ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं सबकी बैलेंसी कितनी होगी, एक होगी। सेकंड में जितने उनकी दो होगी। थर्ड में जितने होंगे उनकी थ्री होगी, इस तरह से। ओके, तो ऐसे नहीं है कि आठ तक होगा, ये कोई कहने की बात है। अभी मैं उसके बारे में भी डिस्कस कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि फोर्थ का फोर होगा, फोर्थ तक होगा ठीक है, फिर फिफ्थ होगा, सिक्स्थ होगा, ऐसा नहीं। मतलब उसके पीछे भी रूल है, मैं अभी वो भी आपको ईजिली एंड क्लियरली समझाता हूँ। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं। नोट द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8 एंड 0 रिप्रेजेंट वेरिएबल। यहाँ पे देखिए मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है, इसलिए मैंने नोट लिख दिया है। आई थिंक ये आपको क्लियर है ना, देयर इज नो डाउट। क्योंकि नंबर ऑफ ग्रुप क्या बताता है, बैलेंसी बताता है। मतलब जो नंबर ऑफ ग्रुप है वो हमेशा उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की बैलेंसी को शो करता है। और यहीं पे एक खास चीज़ लिखी गई है कि जो ग्रुप 8 के जो एलिमेंट्स हैं, जिसको 3 कॉलम में रखा गया है वर्टिकल कॉलम्स में, तो ग्रुप 8 के और 0 के जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा वेरिएबल बैलेंसी शो करते हैं। वेरिएबल मतलब जो बदलते रहते हैं, कभी उनकी बैलेंसी कुछ होती है, कभी कुछ हो जाती है, कभी दो तो कभी तीन, इस तरह की बैलेंसी शो करते हैं। ऐसा मोज़ले ने कहा था। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको दिमाग में रखना है। अब यर्थ प्रॉपर, देखिए इतना ईजीएस्ट वे में मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ कि अगर आपने इसको डाइजेस्ट कर लिया तो आपको केमिस्ट्री में एक अलग तरह का इंटरेस्ट डेवलप होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये केमिस्ट्री की ये सब समझ लीजिए निचोड़ है, क्योंकि आपको एक लिंक मिलता है। क्योंकि आप जब केमिस्ट्री की सारी चीज़ों को पीरियोडिक टेबल से लिंक करेंगे ना, तो यू विल गेट अ काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडिंग मोर डीप इन केमिस्ट्री। सो आगे बढ़ते हैं। अर्थ प्रॉपर्टी जो है, इन एवरी ग्रुप द एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप ए, मतलब द एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप ए, मैंने वही फर्स्ट ए या सेकेंड ए जो भी, मतलब उसी को सब ग्रुप कहते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। विल हैव मोर, सब ग्रुप ए विल हैव मोर सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड लाइकवाइज
फॉर सब ग्रुप बी। अब देखिए यहाँ पे मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपको मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप था, ऐसे है ना फर्स्ट ग्रुप टेबल में। अब यहाँ पे ए लिखा था, यहाँ पे बी लिखा था, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, किसी भी ग्रुप में, चाहे फर्स्ट ग्रुप हो, फिर चाहे सेकेंड ग्रुप हो, फिर चाहे थर्ड ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, एक चीज़ जान लीजिए कि हर ग्रुप में ए बी लिखा हुआ है, सब ग्रुप सब में ए बी है। तो इस लाइन में जो एलिमेंट्स आते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है ज़्यादा मैच करती हैं। वैसे इसकी मतलब ए वाले की ए जो सब ग्रुप है, इसके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा मैच करेंगी। ऐसे बी वाले की लाइन की प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा मैच करेंगे। ऐसे इसमें भी, ऐसे इसमें भी, ऐसे सब में। मतलब मोज़ले ने ये कहा कि हर ग्रुप में, इन एवरी ग्रुप द एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप ए विल हैव मोर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एंड लाइक वाइज फॉर द बी। लाइक वाइज फॉर सब ग्रुप बी से मेरा क्या मतलब है कि इस ठीक जैसे ए वाला है वैसे बी वाला भी है। मतलब जैसे ए वाले की प्रॉपर्टी सारे ए वालों से ज़्यादा मिलती है, वैसे बी वालों की प्रॉपर्टी बी सारे बी वालों से ज़्यादा मिलती है। तो इस तरह का, लेकिन ए और बी में थोड़ा सा लेस प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं इन कंपैरिजन टू ए का ए के साथ, बी का बी के साथ। तो अभी मैं फिर से पीरियोडिक टेबल जब दिखाऊंगा तो आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल दीज काइंड ऑफ डाउट्स विच यू कैन प्रोबेबली हैव। सो आगे बढ़ते हैं। सो अब अगली प्रॉपर्टी 8 तक तो मैंने बता दिया आपको। अब मैं 9, 10 जो भी आगे होंगे आई विल डिस्कस। सो मोज़ले की पीरियोडिक टेबल का 9th जो 9वां कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो 9वीं प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ये है कि टिपिकल एलिमेंट्स। अब देखिए कि दिस इज़ अ वेरी न्यू वर्ड, टिपिकल एलिमेंट्स। ये आपको प्रॉपर्टीज़ में सीधे लिखना है, यू कैन एज इट इज़ राइट इट, और ये आपको डेफिनेटली याद कर लेना है। देखिए जो मैं इसमें लिखा रहा हूँ, आप जब देखिए तो इतने एक्टिव होके देखिए कि आपको तुरंत लर्न हो जाना चाहिए, because this is a kind of order by me. I'm just giving you the order that whatever you watch you should remember at once. आपको immediately remember करना है। okay, so the elements of third period। अब थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं, थर्ड पीरियड देखिए जैसे ऐसे लाइनिंग है, जो तीसरा लिखा है वो तीसरा वाला पीरियड जो मैंने आपको टेबल दिखाया। तो थर्ड पीरियड आर कॉल्ड द टिपिकल एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहते हैं? टिपिकल एलिमेंट्स। क्या कहलाते हैं वो सब? टिपिकल एलिमेंट्स। दीज एलिमेंट्स आर आइडियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दियर रेस्पेक्टिव ग्रुप। अब इनको ये क्या है, ये जो एलिमेंट्स होते हैं टिपिकल, इनको क्या कहते हैं? क्योंकि ये आइडियल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ऑफ दियर रेस्पेक्टिव ग्रुप्स। क्योंकि ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि अपने अपने ग्रुप, ये जो जैसे थर्ड पीरियड ऐसे जाता है तो हर पीरियड किसी न किसी ग्रुप, जो पीरियड का हर एलिमेंट है वो किसी न किसी पार्टिकुलर ग्रुप में पड़ता है। तो वो वास्तव में क्या करता है, अपने पूरे ग्रुप की क्या करता है, अपने पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स को वो रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? टिपिकल एलिमेंट्स। सो द एलिमेंट, आपको कुछ ज़्यादा नहीं याद करना है, सीधी सी बात। टिपिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं? आप सीधे कहोगे कि मोज़ले के पीरियोडिक टेबल में जो थर्ड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? थर्ड पीरियड में एक सिंगल रो होता है, वो सारे एलिमेंट क्या होते हैं? टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं। क्यों टिपिकल? टिपिकल मतलब खास होता है। टिपिकल मतलब क्या होता है? विशेष या खास। तो इसका कहने का ये मतलब है कि वो एलिमेंट, वो जैसे ऐसे बढ़ोगे आप तो ऐसे ग्रुप भी तो आ रहा है। हर एलिमेंट किसी न किसी, हर एलिमेंट जो सेम पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग ग्रुप में पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे से भी लाइनिंग खींची गई है। तो इस वाला एलिमेंट जो मान लो फर्स्ट ए में या फर्स्ट ग्रुप में कुछ है तो वो सारे एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन करेगा, मतलब सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को वो शो करने की कोशिश करेगा। ऐसे सारे के साथ होगा। अभी जैसे अभी आप इसको देख रहे हैं ना, अभी जब मैं दोबारा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक साथ अभी आपको टेबल दिखाऊंगा तो यू विल बी एबल टू डाइजेस्ट एंड अंडरस्टैंड वॉट एवर आई एम सेइंग हियर। अब देखिए, तो टिपिकल मैंने बता दिया कि थर्ड, आपको अभी इतना ही याद करना है कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को ही हम टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। अब डायगोनल रिलेशनशिप पे आ जाइए। डायगोनल रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्ज़ाम में कभी कभी पूछता है, 1-2 नंबर में सिर्फ अकेले पूछ लेता है, और नहीं तो प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे तो ये तो आप लिखेंगे 100%। ये मतलब एक जान लीजिए कि मोज़ले के पीरियोडिक टेबल का ये खासियत है। दिस इज़ एन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऑफ मोज़लेज पीरियोडिक टेबल। तो डायगोनल रिलेशनशिप से क्या मतलब है, आप इसको देखते हैं हम लोग। द प्रॉपर्टीज, डायगोनल रिलेशनशिप यही है, द प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलिमेंट्स। सम एलिमेंट, मैं ऑल एलिमेंट नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सम एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड मैच विथ दोज एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड विच डायगोनली अपोजिट टू देम, विच यहाँ पे हमें लिखना चाहिए विच आर
डायगनली अपोजिट टू देम। अब देखिए लैंग्वेज को एकदम सिंपल वे में मैं समझा रहा हूँ। द प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड, मतलब कुछ एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़, मतलब सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैच, मतलब मिलती हैं विद दोज एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड के उन एलिमेंट्स के साथ विच आर डायगनली अपोजिट टू देम। मतलब सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट से उनकी प्रॉपर्टी मैच करती है, लेकिन उन एलिमेंट से जो डायगनली अपोजिट होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे लाइन खींच के भी मैं समझा रहा हूँ, नीचे मैंने बनाया है। डायगनली अपोजिट का मतलब डायगनल जैसे खींचते नहीं, उसी तरह की प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं। अभी कैसे मैं भी आपको समझा दे रहा हूँ एग्जाम्पल के। तो पहले एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल में जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिथियम, जो लिथियम एलिमेंट होता है जो कि सेकेंड पीरियड में पड़ता है, इसकी प्रॉपर्टी मैच करती है मैग्नीशियम से, क्योंकि मैग्नीशियम उसके सामने सीधे डायगनली पड़ता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने लिखा है सेकेंड पीरियड में क्या आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कॉर्बन। ये मैंने 4 तक लिखा है, आगे मैंने नहीं लिखा है क्योंकि इतना ही काफ़ी है समझने के लिए। थर्ड पीरियड में क्या आता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये लिखा हुआ है। तो लिथियम की प्रॉपर्टी किससे मैच करती है, मैग्नीशियम से। ऐसे बेरिलियम किससे मैच करेगी, एल्यूमिनियम से। ऐसे बोरान की किससे मैच करेगी, सिलिकॉन से, क्योंकि ये सब डायगनली अपोजिट है ना। ऐसे अगर देखो ये लिथियम सोडियम से डायगनली अपोजिट नहीं है क्योंकि ये सीधा सीधा है, लेकिन तिरछा तिरछा जो पड़ रहा है वो क्या है, मतलब जो प्रॉपर्टी लिथियम की होगी इस वही मैग्नीशियम की। एग्जांपल के तौर पे अगर लिथियम खट्टा है तो मैग्नीशियम भी खट्टा हो सकता है, इसका मतलब ये है। खट्टा ही नहीं होगा, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं, तो इस तरह से डायगनल बनता है ना, क्योंकि डायगनल तिरछा मिलता है, तो इसीलिए इसको डायगनल रिलेशनशिप कहते हैं। तो ये मोजले की पीरियोडिक टेबल का एक खासियत भी है कि यहाँ पे डायगनल रिलेशनशिप होता है। और ये किस में काम करता है डायगनल रिलेशनशिप, सेकेंड और थर्ड पीरियड में। मतलब सेकेंड पीरियड के जो कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स से सेम प्रॉपर्टी रखते हैं, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन वो एलिमेंट जो डायगनली अपोजिट होते हैं। अब लिथियम का सोडियम से प्रॉपर्टी नहीं मैच करता है क्योंकि ये डायगनली थोड़ी ना अपोजिट है। तो जो जो डायगनल, ऐसे बेरिलियम का मैग्नीशियम से नहीं मैच करेगा, तो इस तरह से। और ये ऐसे भी नहीं होता है कि ऐसे ऐसे आप मिला दीजिए, नहीं, हमेशा इस तरह से होना चाहिए। ओके, तो डायगनली मतलब ऐसा डायगनली। तो लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम में मैच करेगी, बेरिलियम की एल्यूमिनियम से, बोरॉन की सिलिकॉन से। तो ये डायगनल रिलेशनशिप है। अब देखिए, तो अब ये मैच करते हैं। अब कैसे मैच करती हैं, अब देखिए कैसे पता चलेगा। अब एक मैं केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूँ दो, उसमें आपको पता चले, क्योंकि दोनों सेम तरह से बिहेव करेंगे। अब यहाँ पे लिथियम कार्बोनेट है, Li2CO3। अब इसको जब हीट करते हैं तो Li2O बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और वहीं मैग्नीशियम का कार्बोनेट है, इसको भी हीट करते हैं तो MgO+CO2 होता है। मतलब दोनों लिथियम हो चाहे मैग्नीशियम के कार्बोनेट हो, दोनों एलिमेंट तो दोनों हैं। यहाँ पे देखिए दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है ना। तो दोनों का मैंने सेम कार्बोनेट लिया, दोनों को गर्म किया, दोनों के साथ सेम चीज़ें कर रहा हूँ। देखिए ये भी ऑक्साइड में बदल जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। यहाँ पे मैग्नीशियम भी ऑक्साइड में बदल जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। मतलब लिथियम भी कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, मैग्नीशियम भी अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और लिथियम भी अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और दोनों कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। इसका मतलब दोनों सेम तरह से बिहेव कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। तो आप ये एग्जाम्पल ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये 100 में से मेरे ख्याल से 10 बच्चे ही देंगे। ओके, तो अगर आपको 100 में से अगर मतलब जो 90 लोग नहीं कर रहे हैं, अगर वो करना है तो आप डायगोनल रिलेशनशिप में ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसको तुरंत याद कर लीजिए। और वहीं अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को, मतलब सोडियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कुछ नहीं होता है, ये तो टूट जाता है मैग्नीशियम और लिथियम कार्बोनेट, लेकिन सोडियम कार्बोनेट नहीं टूटता है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी इससे नहीं मैच करती है। अगर मैच करती तो ये भी टूट जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ओके, तो ये था अबाउट डायगोनल रिलेशनशिप। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। अभी जब लास्ट में मैं आपको एक बार दिखाऊंगा पीरियोडिक टेबल, तो वहाँ पे मैं इन सारी चीज़ों को कोशिश करूँगा कवर अप करने का, तो मैं आपको वहाँ से क्लियर करूँगा। अब देखिए यहाँ पे होगा, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। तो जो यही रिलेशनशिप है डायगोनली, जो प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं सेकंड पीरियड की और थर्ड पीरियड की, उसी को क्या कहते हैं, इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आ रहे हैं। अब देखिए आगे देखते हैं। सो नाउ 11th प्रॉपर्टीज़ पे हम आते हैं, एंड दैट इज़ ब्रिज एलिमेंट। ब्रिज मतलब पुल होता है ना, तो वही पुल, तो ब्रिज एलिमेंट्स। अब इसमें ब्रिज एलिमेंट कहा, मोजले ने किसको ब्रिज एलिमेंट कहा वो हम पढ़ते हैं। और ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आप लिख सकते हैं मोजले की। अगर पीरियोडिक टेबल का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा तो यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट द ब्रिज एलिमेंट्स।
तो द एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप फर्स्ट टू सेवन्थ, देखिए मैं यहाँ पे सीधे बोल रहा हूँ, ये सब की वर्ड्स में बोल रहा हूँ। कौन से एलिमेंट्स? फ्रॉम ग्रुप फर्स्ट टू सेवन, मतलब ग्रुप सेवन से लेके ग्रुप फर्स्ट से लेके ग्रुप सेवन तक के जो एलिमेंट्स हैं इन थर्ड पीरियड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, थर्ड पीरियड में आर कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट्स। ओके, मतलब कौन से एलिमेंट? पहली बात, जो ब्रिज एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा थर्ड ग्रुप में आइए, आप पहले आप थर्ड ग्रुप में आ जाइए, और फर्स्ट ग्रुप से सेवन ग्रुप तक थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स क्या हैं? ब्रिज एलिमेंट्स हैं। क्या हैं? ब्रिज एलिमेंट्स। अभी जैसे मैं एग्जांपल लूँगा, अभी जैसे मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा तो मैं इन सारी चीज़ों को समझाऊंगा आपको वहाँ पे। अब देखिए, दीज एलिमेंट्स वर्क एज अ ब्रिज, क्योंकि इनको ब्रिज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रिज मतलब पुल की तरह काम करते हैं बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप्स, बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप्स। जो सब ग्रुप मतलब ए और बी, जैसे सब में नहीं ए और बी है, उसकी वजह से ऐसा है। सो सब ग्रुप के बीच में किसका काम करते हैं? ब्रिज का। और जैसे द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिज एलिमेंट्स मैच विथ एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप। अब ब्रिज एलिमेंट जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सब ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ मिलती हैं। मतलब अगर फर्स्ट ग्रुप का एग्जांपल लो तो ए में जो है और जो बी में एलिमेंट्स हैं, ब्रिज एलिमेंट अगर कोई यहाँ पे है तो उसकी प्रॉपर्टी इनसे भी मैच करेगी, इनसे भी मैच करेगी, इसलिए इसको ब्रिज कहते हैं, क्योंकि दोनों को जोड़ देता है प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। तो अभी कैसे एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए ग्रुप वन। अब जैसे ग्रुप फर्स्ट का एग्जाम्पल लीजिए। अब ग्रुप फर्स्ट जो पीरियोडिक टेबल में, आप पीरियोडिक टेबल को अपने दिमाग में लाइए, जब मैं ग्रुप फर्स्ट कहाँ था वहाँ पे? ग्रुप फर्स्ट में हाइड्रोजन था, लिथियम था, सोडियम था, ऐसे था ना। तो ये ग्रुप फर्स्ट में पहले हाइड्रोजन आता है, फिर लिथियम आता है, फिर क्या आता है? सोडियम। उसके बाद अब ए और बी। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि प्रॉपर्टीज़ कैसे मैच। अब यहाँ पे सोडियम क्या है? सोडियम इनकी भी प्रॉपर्टीज़ रखता है, इनकी भी प्रॉपर्टीज़ रखता है, क्योंकि सोडियम एक मेटल है। तो यहाँ पे सोडियम क्या है? पोटेशियम से भी प्रॉपर्टी मैच होती है, इससे भी, सीजियम से भी, फ्रेंसियम से भी, और वहीं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड से भी मैच करती है मेटल होने के कारण। तो यहाँ पे सोडियम क्या हो गया? यहाँ पे सोडियम क्या है? सोडियम ही क्या है? ब्रिज एलिमेंट है। क्या है? ब्रिज एलिमेंट है। वैसे ही सेकंड ग्रुप में आ जाए तो बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़ इधर भी मैच करती है, इधर भी मैच करती है, इन सभी एलिमेंट से। इससे भी मैच करती है, इससे भी। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। वैसे जिंक, कैडमियम और मरकरी से भी मैच करती हैं। तो यहाँ पे ये क्या है? मैग्नीशियम क्या है? ब्रिज एलिमेंट है। ओके, तो फर्स्ट ग्रुप में, सेकेंड ग्रुप में। सो आपको आई होप दिस इज़ क्लियर। सोडियम क्या है यहाँ पे? ब्रिज एलिमेंट। मैग्नीशियम यहाँ पे क्या है? ब्रिज। मतलब आपको एग्जांपल्स जरूर देने हैं, क्योंकि आपके लिखने से कुछ नहीं होता। अगर अपने स्टेटमेंट को आप सब्सटेंशिएट नहीं करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है लिखने से, क्योंकि वैसे नंबर तो आपको तब भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप ये एग्जांपल्स देते हैं तो ये आपके स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करता है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप ज़रूर एग्जांपल याद रखिए कि कैसे मुझे ब्रिज एलिमेंट्स का एग्जांपल देना है। ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए इसको एकदम इजी करके, और ये मैं गारंटी लेता हूँ, जो ये सारी चीज़ें अगर आप कोट करते हैं तो दैट विल बी मोर डिफरेंट देन 95% ऑफ द स्टूडेंट्स। ये टोटली डिफरेंट आपका अप्रोच होगा। अब हमारा 12वां जो 12th प्रॉपर्टी है या 12th करेक्टरिस्टिक्स जो है मोज़ले की पीरियोडिक टेबल का, अब वो क्या है? नॉर्मल एलिमेंट। अभी मैंने ब्रिज एलिमेंट्स आपको बताया, अब मैं बता रहा हूँ आपको नॉर्मल एलिमेंट्स क्या होते हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स किसको नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं? तो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है द एलिमेंट्स विच हैव मोर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ विथ ब्रिज एलिमेंट्स। अब देखिए, ब्रिज एलिमेंट मैंने आपको डिसाइड बता दिया है ब्रिज एलिमेंट क्या होते हैं। ब्रिज एलिमेंट मतलब कि फर्स्ट ग्रुप से सेवन ग्रुप तक आप आ जाइए। फर्स्ट ग्रुप से सेवन ग्रुप, फर्स्ट से सेवन जब आप आ जाएंगे तो थर्ड पीरियड में जितने एलिमेंट्स हैं वो क्या कहते हैं? ब्रिज एलिमेंट्स होते हैं। तो वही ब्रिज एलिमेंट्स से सारे जितने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज ब्रिज एलिमेंट से मैच करती है ज़्यादा, जैसे सोडियम से जिसकी प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ पे बनाया था, सोडियम से जिसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा मैच करेगी, सोडियम, मैग्नीशियम, दोनों ब्रिज एलिमेंट मैंने आपको भी पीछे बताया ना, तो उनसे जिनकी प्रॉपर्टी ज़्यादा मैच करती है उन्हीं एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। सो द एलिमेंट्स यहाँ पे सीधे क्लियर है, द एलिमेंट्स विच हैव मोर सिमिलर प्रॉपर्टीज विथ ब्रिज एलिमेंट्स, वही क्या कहलाते हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स। सो ब्रिज एलिमेंट्स
आर ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल। ब्रिज एलिमेंट खुद भी नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी नॉर्मल एलिमेंट्स से मैच करती है। नॉर्मल एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो सारे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी ज़्यादा मैच करती है ब्रिज एलिमेंट से, तो वो सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं। और ब्रिज को भी नॉर्मल कहते हैं, ये भी आपको मतलब ब्रिज एलिमेंट्स को भी हम नॉर्मल एलिमेंट्स बुला सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल, अब आपको एग्जाम्पल ज़रूर होना चाहिए। तो द एलिमेंट्स ऑफ ऑल ए सब ग्रुप्स आर नॉर्मल एलिमेंट्स। तो मतलब देखो फर्स्ट ग्रुप को अगर देखा जाए तो उसमें भी ए है, सेकंड में भी ए है, थर्ड में भी ए है, फोर्थ में भी ए, क्योंकि दोनों में ए भी है। तो ए वाला जितना भी है 1 से लेकर 7 तक, फर्स्ट ग्रुप से लेकर 7th ग्रुप तक ए है, सब में सब ग्रुप। तो ए सब ग्रुप के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं। ए सब ग्रुप के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं। ये आपको फोकस करना है। फर्स्ट ए के सारे ग्रुप क्या होंगे? फर्स्ट ए के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? नॉर्मल एलिमेंट्स। फर्स्ट बी के सारे फर्स्ट नहीं सेकंड ए के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? नॉर्मल। थर्ड ए के नॉर्मल, फोर्थ ए के नॉर्मल, फिफ्थ ए के नॉर्मल, सिक्स्थ ए के नॉर्मल, सेवन्थ ए के नॉर्मल। एर्थ में तो होता ही नहीं है। तो जितने भी ए सब ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं। अब फिर 13th प्रॉपर्टी आती है, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? ट्रांजिशन। देखिए हो सकता है कि अगर इसको मैं क्लियर करना चाहूँ तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा सिर्फ पीरियोडिक टेबल के, जो मोज़ले की पीरियोडिक टेबल जो मैंने आपको दिखाया है, मैं उसी को दिखा के आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन कर दूँगा। तो ये आपका नॉलेज और कंसोलिडेट हो जाएगा। तो आप इससे निश्चिंत रहिएगा कि आपको समझ में नहीं, ये डेफिनेटली समझ में आएगा। तो मैं सेपरेट वीडियो ले लूँगा, तो एक 10-15 मिनट का वीडियो लूँगा, तो उसमें मैं उसी टेबल के थ्रू सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर डालूँगा। सो दैट इज़ वेरी इजी। तो आपको वो हेडेक नहीं होनी चाहिए, बस आपको चीज़ें समझना है। वैसे यहाँ पे समझने का पूरा प्रयास करिएगा और आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा जो मैं कह रहा हूँ। बस एक बार टेबल आप खुद देखिए, जो मैं इसमें लिख रहा हूँ टेबल में जाइए, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। और वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो ले लूँगा 10-15 मिनट का, तो मैं बता दूँगा सारी चीज़ें। अब देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये भी खासियत थी मोज़ले की पीरियोडिक टेबल की। मतलब 13th प्रॉपर्टी तक मैं पहुँच गया हूँ, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब लास्ट इसके बाद आ जाएगा 14th लास्ट होगा। तो ट्रांजिशन एलिमेंट को हम पढ़ते हैं, द एलिमेंट्स विच हैव लेस सिमिलैरिटी विथ ब्रिज एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए कितना इजी है। ठीक नॉर्मल का अपोजिट क्या होता है? ट्रांजिशन। अब देखो ट्रांजिशन नॉर्मल एलिमेंट्स क्या थे? वो एलिमेंट जिसकी ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है ब्रिज एलिमेंट से। जो एलिमेंट ज़्यादा प्रॉपर्टी मैच करते हैं ब्रिज एलिमेंट्स, उनको क्या कहते हैं? नॉर्मल। और जो कम, अब यहाँ पे क्या लिखा है? एलिमेंट विच हैव लेस, यहाँ पे मोर, यहाँ पे लेस सिमिलर सिमिलैरिटी विथ ब्रिज एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब जिन एलिमेंट्स की ब्रिज एलिमेंट से प्रॉपर्टीज ज़्यादा मैच करते हैं उसको कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स, और जिनकी कम मैच करते हैं उसको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जितने भी ए वाले एलिमेंट्स थे, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए, वो सारे नॉर्मल एलिमेंट्स थे। लेकिन जो बी वाले होंगे वो क्या होंगे? वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे। तो ये चीज़ जान लीजिए, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिया है सीधे आपको। बी के सारे एलिमेंट्स, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन्थ बी, अर्थ बी तो होता नहीं है। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? ट्रांजिशन होते हैं। और प्लस अर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। अर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं टेबल में जाके देखिए, वो सारे क्या हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो आई थिंक आपको मैंने ब्रिज एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स, उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें समझा दी। आई होप इट इज़ क्लियर, क्योंकि ये देखिए कनेक्टेड है। ब्रिज, नॉर्मल और ट्रांजिशन क्या है? कनेक्टेड है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट प्रॉपर्टी जो कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब है 14th और लास्ट जो है करेक्टरिस्टिक्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? दो तरह के एलिमेंट्स को मिला के कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब वो एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? उन दो ग्रुप्स को क्या कहते हैं? एक होता है लेंथेनाइट्स, LANTHANIDES, लेंथेनाइट्स, और एक्टिनाइट्स, ACTINIDES। लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स एक साथ क्या कहलाते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। द लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स टुगेदर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इनके बारे में थोड़ा सा मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है, वो क्या है कि यहाँ पे AN का मतलब है एटॉमिक नंबर। फ्रॉम एटॉमिक नंबर 57 to 71, मतलब वो सारे एलिमेंट्स 57, मतलब 57 से लेके 71 तक एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट्स होते हैं, 57 से लेके 71 मतलब 51, 58, 59, 60, 61 ऐसे 71 तक, वो सारे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? लेंथेनाइट्स। फिर से सुन लीजिए,
एटॉमिक नंबर्स 57 से लेकर के 71 तक के जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या कहलाते हैं, लेंथेनाइड्स। और एटॉमिक नंबर 89 से लेकर 103 तक के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, एक्टिनाइड्स। मतलब 57 से 71 लेंथेनाइड्स और 89 से 103 क्या कहलाते हैं, एक्टिनाइड्स। अब देखिए लेंथेनाइड्स में क्या होता है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज विथ ईच अदर, इनकी प्रॉपर्टी जो मतलब 57 से जो 71 तक है इनकी सारी की प्रॉपर्टी एक ही तरह होती है, मैच करती है। वैसे 89 से लेकर 103 तक की भी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती है। मतलब इनका जो ग्रुप है, इनका जो ग्रुप है वो आपस में इनकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। और प्लेस्ड सेपरेटली इन हॉरिजेंटल रो, इनको सेपरेट लिखा गया है। लेंथेनाइड्स को और एक्टिनाइड्स को मोजले ने सेपरेट लिखा था। आप अगर टेबल में जाके पीछे देखेंगे नीचे 2 लाइन थी, उसमें से एक क्या था, 58 से लेके 71 तक वो लेंथेनाइड्स था, नीचे जो था 90 से लेके 103 तक एक्टिनाइड्स था। तो इसमें एक एक छोड़ दिया गया था। ओके, सो वो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड है, मैंने यहाँ पे लैंग्वेज दे दिया है। द एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 to 71 एंड 90 to 103 आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक नंबर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा गया था। देन अगर ऐसा किया जाता, अगर क्या किया जाता, आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक नंबर, देन द अरेंजमेंट ऑफ द टेबल डिस्टर्ब हो जाता। मतलब इसको क्यों अलग रखा, मतलब 58 से लेके एलिमेंट्स जो थे 58 से लेके 71 एटॉमिक नंबर वाले और 90 से लेके 103 मतलब 103 एटॉमिक नंबर वालों को मोजले ने अलग रखा हॉरिजेंटल लाइन में। टेबल के नीचे 2 लाइन ऐसे है। ओके, इन्होंने यहाँ पे रखा क्योंकि अगर उन जो ऊपर थे उनके साथ अगर रखते तो इनकी प्रॉपर्टीज ऐसी थी कि उनका सिस्टम गलत हो जा रहा था, जो उन्होंने रूल बनाया था वो गलत हो जाता। इसलिए उन्होंने उसमें न रख के इनको अलग रख दिया, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को इन्होंने अलग रख दिया। तो कहीं ना कहीं ये इनकी प्रॉपर्टीज़ मतलब ख़ास चीज़ें थी, तो ये आपको फोकस करना है, इनको दिमाग में रखना है। तो इसलिए इन्होंने सेपरेट रख दिया था। मैंने यहाँ पे लैंग्वेज लिखा है, आप यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन फ्रॉम हियर। अब उसके बाद ये मेरे हिसाब से ये इनके ख़त्म हो जाते हैं। मतलब ये इनकी जो 14 मतलब 14 करेक्टरिस्टिक्स थे इनके पीरियोडिक टेबल के, मोजले के या मेंडलीव्स मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल के, वो मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे बता दिया। अब आपको मैं अगर एक होमवर्क दूं या एक तरह का काम जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप एक एक प्रॉपर्टीज़ जो मैंने 14 बताए सबको पढ़िए और जाके पीरियोडिक टेबल में उसको एनालाइज करिए। आपको यही करना, अगर आप ये कर लिए तो समझ लीजिए आपका ये 95% तुरंत तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें पीरियोडिक टेबल से ही डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं। ओके, तो आपको ये ऑनेस्टली करना है, बिकॉज आई एम गिविंग यू द ऑर्डर एंड यू हैव टू फॉलो। अब कैरेक्टरिस्टिक्स तो ख़त्म हो गई। अब आपको भी मैंने पहले ही बताया है कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी, जो मेंडलीव की ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल थी, जो मेरा लास्ट वीडियो था, उसमें कुछ कमियां थी। डेफिनेटली उसमें डीमेरिट्स भी मैंने आपको बताए थे कि उसमें डीमेरिट्स थे। तो उन्हीं डीमेरिट्स को ये, अब जो उसमें कुछ डीमेरिट्स थे, तो जब मोजले ने जब सारे एलिमेंट्स को फिर से एटॉमिक नंबर के रूप में अरेंज किया, क्योंकि मेंडलीव ने तो एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, लेकिन मोजले ने क्या किया, एटॉमिक नंबर के हिसाब से इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो एटॉमिक नंबर में ही सिर्फ अरेंज करने की वजह से मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बहुत सारे जो डीमेरिट्स थे अपने आप ख़त्म हो गए। अब कौन कौन से ऐसे, सारे तो नहीं ख़त्म हुए लेकिन बहुत सारे ख़त्म हो गए, सिर्फ एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने से। तो मतलब ये अपने आप ख़त्म हो गए। इसको मेंडलीव ने मतलब मोजले ने ध्यान भी नहीं दिया, अपने आप वो ख़त्म हो गए। अब जैसे मैं अभी एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। ये मैंने लैंग्वेज वहीं पे लिख दिया, व्हेन मोजले अरेंज्ड ऑल एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक नंबर इन मेंडलीव्स ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल, मतलब मेंडलीव के ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में, देन द मेजॉरिटी ऑफ डिमेरिट्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादातर, अधिकतर, मेजॉरिटी मतलब अधिकतर जो कमियां थी, डिमेरिट्स में कमियां वेंट अवे, चली गई ऑटोमेटिकली, मतलब खुद अपने आप ख़त्म हो गई। जब इन्होंने सिर्फ, क्योंकि उन्होंने जब उनके पीरियोडिक टेबल में तब कमियां आ रही थी जब वो एटॉमिक वेट के हिसाब से उन्होंने अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उन्होंने एटॉमिक नंबर पे ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब इन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया तो उन्होंने देखा कि जो उनमें कमियां थी वो अपने आप ख़त्म हो गई। कैसे ख़त्म हो गई अभी देखते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे है। देखिए, आपको अगर आप याद करें, अगर आपने वीडियो देखा है और ध्यान से समझा है, तो टेल्यूरियम, आयोडीन और कोबाल्ट, 3 एलिमेंट्स, इनको मतलब
मेंडलीव का ये कॉन्सेप्ट था कि मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है एटॉमिक वेट के, लेकिन ये सब क्या थे, जब इन पे रिसर्च हुआ बाद में साइंटिस्ट ने इनका असली एटॉमिक वेट पता किया तो इनके मेंडलीव के टेबल में ये इंक्रीजिंग ना होकर के ये डिक्रीजिंग में चले गए, मतलब इंक्रीजिंग ना होकर ये डिक्रीजिंग में आ गए। मतलब मेंडलीव के हिसाब से नीचे बढ़ने पर एटॉमिक मास बढ़ता जाता, लेकिन उनको जो पता था उसके हिसाब से तो बढ़ रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि इसके एटॉमिक नंबर कुछ अलग अलग है और इत्तेफाक से क्या हुआ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, तो मिस्टेक हो गई। लेकिन भले यही ये सारे एलिमेंट्स मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में डिक्रीजिंग ऑर्डर में थे एटॉमिक मास के, लेकिन अगर एटॉमिक नंबर पे ध्यान दिया जाए तो उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे ये। तो अगर एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में करें तब तो ये सही नहीं थे। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का जो दोष था, मतलब जो डिमेरिट था, वो अपने आप खत्म हो गया, क्योंकि अगर एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहे तब तो ये डिक्रीजिंग में हो गए, लेकिन यही सारे एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे, तो मोजले के हिसाब से तो सही हो गए, क्योंकि मोजले का यही कहना ही था कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। वो एटॉमिक मास पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे, चाहे उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, मोजले को इससे मतलब नहीं था, क्योंकि मोजले इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते रहे थे एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से भले ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में थे एटॉमिक मास के हिसाब से, लेकिन एटॉमिक नंबर के हिसाब से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गए। इसलिए मोजले ने कहा कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का जो डीमेरिट है तो ऑटोमेटिक दूर हो गया, तो ये कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट हो गया। अब अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, तो ये पहला था कि मतलब जो एटॉमिक नंबर मास के डिक्रीजिंग ऑर्डर में थे वो अपने आप ऑटोमेटिक एटॉमिक नंबर के हिसाब से जब अरेंज किया गया तो अपने आप वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गए, और ये जो उनका डीमेरिट था ये ऑटोमेटिक बिना दूर किए दूर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, दूसरा जो डीमेरिट था उनका, ये भी ऑटोमेटिक ख़त्म हो गया। कैसे? प्लेस ऑफ नोबल गैसेस। प्लेस ऑफ नोबल गैसेस, नोबल गैसेस में क्या आते हैं, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सारे जो गैसेस हैं ये इनको नोबल गैसेस कहते हैं हम लोग। पीरियोडिक टेबल में इनका नाम क्या है, नोबल गैसेस। अब देखिए मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था इसमें इसको स्थान ही नहीं दिया गया था, मतलब नोबल गैसेस को मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कहीं लिखा ही नहीं था। मतलब नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, इन सभी का कोई प्लेस ही नहीं था मेंडलीव के ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में। तो ये एक कमी थी, क्योंकि क्यों जगह नहीं था, क्योंकि मेंडलीव ने सारे एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया था, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो एटॉमिक मास के हिसाब से इसको अरेंज जब करते थे, नियॉन को, आर्गन को, क्रिप्टॉन को, मतलब कि जो नोबल गैसेस थी, तो प्रॉपर्टीज़ गड़बड़ हो जाती थी, मतलब प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं, कहीं ऐसा होता था प्रॉपर्टीज सेम नहीं है या कोई भी इश्यू आ जाता था, या हो सकता था सभी का एटॉमिक मास के बारे में आइडिया ना रहा हो, तो किसी बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीज़न उन्होंने मेंडलीव ने क्या किया, अपने ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस को प्लेस नहीं दिया, क्योंकि एटॉमिक नंबर की वजह से, एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करने की वजह से वो अरेंज नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। लेकिन नोबल गैसेस को या नोबल गैसेस गेट प्रॉपर प्लेस इन मोजले पीरियोडिक टेबल व्हेन अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक नंबर। लेकिन जब इन्हीं नोबल गैसेस को जब मोजले, क्योंकि मोजले कैसे अरेंज कर रहे थे, मेंडलीव तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे थे, तो इनको दिक्कत हुई, नहीं किए, मतलब नोबल गैसेस को इन्होंने पीरियोडिक टेबल में जगह ही नहीं दी, छोड़ दिया, क्या इनको हम नहीं लिखेंगे। लेकिन वहीं जब मोजले ने पीरियोडिक एटॉमिक नंबर के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब रखना शुरू किया तो इनको नोबल गैसेस को भी रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इसलिए उन्होंने पीरियोडिक टेबल में जगह दे दिया। तो एटॉमिक मास के हिसाब से तो पॉसिबल नहीं था जगह देना, जो कि एक कमी था इनके पीरियोडिक टेबल का, क्योंकि नोबल गैसेस भी तो एलिमेंट्स में आते थे। लेकिन एटॉमिक नंबर के हिसाब से मोजले ने रख दिया, मोजले ने कहा एटॉमिक नंबर के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आ रही है और नोबल गैसेस को हम पीरियोडिक टेबल में जगह दे सकते हैं। तो ये भी कमी देखिए ऑटोमेटिक दूर हो गई, सिर्फ किस वजह से, एटॉमिक नंबर के रूप में अरेंज करने की वजह से। एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर के रूप में जब इन्होंने अरेंज किया तो एक तो जो पीछे मैंने बताया वो दूर हो गया, कमी एटॉमिक वेट से रिलेटेड, जो मैंने टेल्यूरियम, निकेल, आयोडीन और कोबाल्ट का एग्जांपल दिया, और वहीं दूसरी जगह नोबल गैसेस को प्लेस मिल गया पीरियोडिक टेबल में, तो ये दूसरा कमी दूर हो गया ऑटोमेटिक। अब तीसरी कमी क्या थी, जो तीसरा जो डिमेरिट था जो ऑटोमेटिक दूर हो गया, वो रिलेटेड टू आइसोटोप्स था और आइसो बार था। आइसोटोप्स और आइसो बार से रिलेटेड था। कैसे? पहले मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए, आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर्स एंड देयरफॉर द रीज़न ऑफ नॉट गिविंग different place in periodic table is clear due to arranging
in increasing order of their atomic numbers and similarly for different places for isobars। देखिए अब मैं ये लैंग्वेज तो मैंने पढ़ लिया, मैं आपको समझा रहा हूँ इजली। देखिए आपको पता होगा कि एटॉमिक मतलब आइसोटोप्स जो होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, मतलब एक दो या दो से अधिक एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब एटॉमिक नंबर जैसे हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं तो प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम होते हैं ना, मतलब उनका एटॉमिक नंबर सेम ही होता है, मतलब एक ही होता है। तो अगर तो उन्होंने मोज़ले ने हाइड्रोजन को सिर्फ एक बार लिखा। हाइड्रोजन को कितनी बार लिखा? 3 बार नहीं लिखा, क्योंकि आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। जब एटॉमिक नंबर एक ही होता है तो 3 बार क्यों लिखेंगे? एक ही एटॉमिक नंबर है, तो इसलिए हाइड्रोजन को एक ही जगह लिखा, तो ये क्लियर हो गया। और वहीं मेंडलीव ने क्या किया था? मेंडलीव ने, क्योंकि मेंडलीव की गलती नहीं, मेंडलीव के समय में जब मेंडलीव ने टेबल बनाया था तो आइसोटोप्स, आइसोबार की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि मोज़ले ने टेबल क्यों बनाया, जब आइसोबार, आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिविटी और एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिस्कवरी हो गया तब। तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मतलब आइसोबार, आइसोटोप्स वगैरह आ गए थे। तो इसीलिए एक एलिमेंट्स के मतलब आइसोटोप्स होते हैं, मतलब हाइड्रोजन के तीन प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं, एक प्रोट्रियम, एक ड्यूटेरियम, एक ट्राइट्रियम। तीनों का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होता है। लेकिन पीरियोडिक टेबल में इसको एक ही बार लिखा गया है, क्योंकि वो जो पीरियोडिक टेबल है मोज़ले वाली, वो एटॉमिक वेट के हिसाब से नहीं बनाई गई है, वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से बनाई गई है। तो एटॉमिक नंबर तो सेम ही होता है, तो हाइड्रोजन को हम 3 बार क्यों लिखेंगे? हम एक ही बार लिखेंगे। तो इन्होंने रीज़न दिया कि हाइड्रोजन को क्यों एक ही बार लिखा जाएगा, क्योंकि उनका एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर सेम है। लेकिन अगर कहीं एटॉमिक वेट के हिसाब से इन्होंने, अगर जैसे मेंडलीव जब बना रहे थे पीरियोडिक टेबल, अगर उस समय आइसोटोप्स होते ना तो मेंडलीव को हाइड्रोजन को 3 बार लिखना पड़ता, क्योंकि वो एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज कर रहे थे, तो उनको 1 वाला, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला लिखना पड़ता ऐसे अब उनके लिए समस्या आ जाती। तो इसलिए मोज़ले ने एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया, जिसकी वजह से उनको दिक्कत नहीं आई। अब एक और चीज़ देखिए, एटॉमिक आइसोबार में क्या होता है? आइसोबार में एटॉमिक वेट सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। इसीलिए मोज़ले ने आइसोबार्स को अलग अलग स्थान दिया था। जैसे कैल्शियम और पोटेशियम क्या है? आइसोबार हैं, क्योंकि इनका दोनों का एटॉमिक मास क्या होता है? 40 ही होता है, मतलब 40 ही होता है। लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, 1920 होता है, इसलिए इनको अलग अलग स्थान दिया गया है। क्यों अलग अलग स्थान दिया गया है? क्योंकि ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज हो रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर अगर अलग है तो ये अलग अलग लिखे जाएंगे। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर सेम है, जैसे कि आइसोटोप्स में हाइड्रोजन जैसे है, तो उसको एक ही बार लिखा गया है। हाइड्रोजन 3 होते हैं अलग अलग मास वाले, लेकिन सेम एटॉमिक नंबर, लेकिन उनको एक ही बार इसलिए लिखते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया है। और जब एटॉमिक नंबर सेम है तो हम एक ही बार लिखेंगे, 3 बार क्यों लिखेंगे? तो ये कमी जो है एटॉमिक नंबर के, मतलब ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, ये मात्र एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने की वजह से ये कमियाँ दूर हो गई। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। सो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। अब देखिए, अब हम डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। मेंडलीव्स मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल मतलब मोज़ले के ही पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ अभी तक मैं जो डिस्कस कर रहा था, क्योंकि इस वीडियो में हम मेंडलीव या मोज़ले की ही, मतलब मेंडलीव्स मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल या मोज़ले की पीरियोडिक टेबल के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने मेंडलीव की ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल की कमी तो दूर की, लेकिन उसके बावजूद डिस्पाइट ऑफ दैट इसमें बहुत सारी कमियां रह गई। और वो कमियां क्या क्या है मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, और ये वीडियो बस ख़त्म ही होने वाला है। तो मतलब मोज़ले से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सब मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। तो पहली कमी क्या थी? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, अब ये बहुत बड़ा इशू बन गया था इनके, मतलब ये बहुत पॉपुलर डिमेरिट है मोज़ले से रिलेटेड, कि आपको ज़रूर लिखना है। अब देखिए, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन से रिलेटेड क्या मुद्दा था, मैंने यहाँ पे लिखा है। मोज़ले प्लेस्ड हाइड्रोजन एलिमेंट, मतलब मोज़ले ने क्या किया? हाइड्रोजन एलिमेंट को इन फर्स्ट ग्रुप एज वेल एज इन सेवन्थ ग्रुप, मतलब 2 जगह रख दिया। एक ही एलिमेंट को आप 2 जगह क्यों रख रहे हो? ये एक कमी हो गई, ये क्या हो गया? ड्रॉबैक हो गया मोज़ले की पीरियोडिक टेबल का। इन्होंने क्यों रखा मैं वो भी बता रहा हूँ, लेकिन ये कमी थी, क्योंकि आपने हर एलिमेंट को तो 2 जगह नहीं रखा। हाइड्रोजन को ही आपने क्यों फर्स्ट में भी रखा, सेकंड में, सेवन्थ में भी रखा? मतलब मोज़ले ने हाइड्रोजन को फर्स्ट में भी रखा था, मतलब फर्स्ट ग्रुप में, और सेवन्थ ग्रुप में भी रख दिया था। तो लोगों ने पूछा कि ये ऐसा क्यों है, तो उन्होंने रीज़न तो दिया, लेकिन ये कमी थी, क्यों ऐसा किया? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ऐसा क्यों किया इन्होंने कि फर्स्ट में भी रखा, सेवन्थ में भी रखा, मैं बता रहा हूँ। देखिए, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है
जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की तरह भी बिहेव करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये मेटल की तरह भी बिहेव करता है, नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है, लेकिन है ये नॉन मेटल। हाइड्रोजन नॉन मेटल ही है, लेकिन ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी बन जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी बन जाता है। मतलब ये मेटल की तरह भी बिहेव करता है, लेकिन मेटल नहीं है, और नॉन मेटल तो है ही, और इलेक्ट्रोनेगेटिव होता भी है। तो इसकी वजह देखो, इसकी वजह से फर्स्ट में रखा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से, और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इन्होंने सेवन्थ में रख दिया। अब इसके लिए खासियत यहाँ पे देखते हैं। देखिए, हाइड्रोजन बिहेव्स जस्ट एज एल्काली मेटल्स। एल्काली मेटल्स मतलब जो अर्थ एलिमेंट्स होते हैं उसको एल्काली कहते हैं। हैंस प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप, इसलिए इनको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया, क्योंकि ये एल्काली मेटल की तरह बिहेव करता है। ये आपको याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में क्यों रखा मोज़ली ने, तो आप क्या कहोगे? क्योंकि हाइड्रोजन एल्काली मेटल की तरह बिहेव करता है। अभी मैं एग्जांपल भी दे रहा हूँ, इसलिए इसको फर्स्ट में रखा गया। और इसको एसिडिक, ये एक्ट एज एसिडिक एलिमेंट, ये एसिडिक एलिमेंट्स के रूप में भी बिहेव करता है, जैसे क्लोरीन होता है, जैसे ब्रोमीन होता है, इसलिए इसको सेवन्थ में भी रखा गया। क्योंकि ये एसिडिक, मतलब क्यों ना, क्या कहा जाता है, किसी भी एसिड में हाइड्रोजन आयन होता है, तो एसिडिक नेचर की वजह से, तो इसलिए इसको सेवन्थ ग्रुप में रखा जाता है, क्योंकि क्लोरीन भी एक तरह का एसिडिक होता है। अब एग्जांपल देखिए यहाँ पे मैंने, अब जैसे हाइड्रोजन और कैल्शियम, मतलब क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस आपस में मिलती है तो क्या बनता है? एसिड बनता है। तो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला नेचर है इसका, इसीलिए इसको, हाइड्रोजन को, ऐसे ही यहाँ पे कैल्शियम और हाइड्रोजन एक साथ मिलते हैं, क्या बन जाता है? ये बन जाता है कैल्शियम डाई, मतलब कैल्शियम मतलब हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, और NaH मिलके सोडियम हाइड्राइड बन जाता है। तो अगर देखा जाए ध्यान से, तो ये कहीं ना कहीं हाइड्रोजन का यहाँ पे एसिडिक नेचर है, जिसकी वजह से ये सेवन्थ में है, और यहाँ पे एल्काली मेटल की तरह बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से ये सेवन्थ ग्रुप में है। तो ये फर्स्ट में है, फर्स्ट में सेवन्थ में है, मतलब हाइड्रोजन को दो जगह रखा गया था, फर्स्ट ग्रुप में भी था, सेवन्थ ग्रुप में भी था, इस रीजन से, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होने की वजह से फर्स्ट में था, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह, मतलब बिहेवियर देने की वजह से ये सेवन्थ में था। तो जिसकी वजह से कहा जाता है कि देयरफॉर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट जस्टिसिएबल इन मोज़ली पीरियोडिक टेबल। जस्टिसिएबल मतलब ये सही नहीं था। तो ये एक कमी थी, ये पहली कमी थी। अब इसके बाद हम दूसरी कमी देखते हैं। अब दूसरी कमी क्या थी? पुटिंग एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टीज सेपरेटली एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज टुगेदर। इन्होंने एक कमी की थी मोज़ले ने, कि सेम प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट को अलग अलग रख दिया था, और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट को जो है सेम जगह रख दिया था। तो ये इनके नियम के खिलाफ था, कि भाई इन्होंने कहा था कि जो ग्रुप में, एक ग्रुप में जो है, जब ग्रुप में हम रहेंगे तो एक ग्रुप में सेम प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। कहीं कहीं अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के थे, एक ही ग्रुप में आ गए थे, और कहीं कहीं अलग अलग ग्रुप में सेम प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट हो गए थे। तो ये कमी थी। तो अब इसको हम डिस्कस करते हैं, लैंग्वेज में आपको दे रहा हूँ। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी आर लेस सिमिलर, स्टिल दे आर इन सेम ग्रुप। देखो, अब एक चीज़ ध्यान दो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था प्रॉपर्टीज़ में, कि फर्स्ट ए वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं इनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच करती है, फर्स्ट बी वाले जितने एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच करती है, लेकिन फर्स्ट ए और फर्स्ट बी के एलिमेंट की, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी आपस में थोड़ा सा कम मैच करती है, लेकिन तब भी इनको फर्स्ट ग्रुप में रख दिया गया था। तो ये सेम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट हैं, लेकिन सेम ग्रुप में थे। ऐसे सेकंड वाले में भी वही चीज़ था, सब में वही चीज़ था। तो ये एक कमी थी कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रख दिया गया था। अब देखिए, द ओनली कॉमन प्रॉपर्टी बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी में क्या है, कि उनकी बैलेंसी एक है। क्योंकि ग्रुप फर्स्ट मतलब उसके चाहे ए के एलिमेंट हो चाहे बी के हो, सबकी बैलेंसी एक होगी। ग्रुप सेकंड का मतलब क्या है, चाहे सेकंड ए हो चाहे सेकंड बी हो, उनकी सारी की बैलेंसी दो होगी, क्योंकि वो सेकंड ग्रुप में है। तो इनमें से भी एक ही प्रॉपर्टी मैच करती है फर्स्ट ए और फर्स्ट बी में, कि उनकी बैलेंसी एक होती है, और कोई प्रॉपर्टी मैच नहीं करती, लेकिन तब भी वो एक ही ग्रुप में है। तो ये एक कमी है। और वैसे ही अगर देखा तो ये जस्टिसिएबल नहीं है, क्योंकि ये गलत है। अब ऐसे ही प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉपर, एक तरह से कॉपर, मरकरी और प्लेटिनम, इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन ये अलग अलग ग्रुप में रखे हुए हैं, आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, लेकिन इनको अलग ग्रुप में रखा गया। तो ये कमी नहीं हो गया? यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स को आपने एक ग्रुप में रख दिया है, और यहाँ सेम सेम प्रॉपर्टीज़ वालों को अलग अलग ग्रुप में रख दिया है। तो ये एक तरह की कमी हो गई, और ये एक डिमेरिट था मोज़ले की पीरियोडिक टेबल का। अब यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको बहुत ही रेयरली आपको जानने को मिलेगा। वैसे आप जानते हैं, लेकिन इस पे फोकस नहीं रहता है।
अगर मैं देखूं तो डायगोनल रिलेशनशिप जो मैंने आपको अभी बताया था कि सेकंड पीरियड के और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो डायगोनली प्रॉपर्टी सेम होती है, डायगोनली जो अपोजिट होते हैं। तो डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ एलिमेंट भी क्या है, मोजले की पीरियोडिक टेबल का एक डिमेरिट है, क्योंकि डायगोनल रिलेशनशिप कैसे हो रहा है, अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट है ना, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी मैच कर रही है, तो यानी सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट अलग अलग ग्रुप में हो गए हैं, तो डायगोनल रिलेशनशिप भी क्या है, एक डिमेरिट है। डायगोनल रिलेशनशिप में बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि डायगोनल रिलेशनशिप इज ऑफ एलिमेंट्स इज ऑल्सो अ डिमेरिट ऑफ मोजले पीरियोडिक टेबल, क्योंकि अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट जो डायगोनली होते हैं वो उनकी प्रॉपर्टी सेम है, इसका मतलब वो सेम प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट बेचारे अलग अलग ग्रुप में हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या है, कमी हुई ना, क्योंकि सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट को सेम ग्रुप में रखना चाहिए। तो डायगोनल रिलेशनशिप इज ऑल्सो अ डिमेरिट ऑफ मोजले पीरियोडिक टेबल। ये आप फिर से याद कर लीजिए, बहुत बड़ी चीज़ है ये, कि डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ एलिमेंट्स इज ऑल्सो अ डिमेरिट ऑफ मोजले पीरियोडिक टेबल। तो आपको ये आई होप क्लियर है। अब वहीं लास्ट यहाँ पे तीसरा चौथा पांचवा जो डिमेरिट है मैं बता रहा हूँ। तीसरा क्या है, टू कीप द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8 इन 3 ग्रुप्स। आपको मैंने बताया था कि जो एर्थ ग्रुप है उसमें 3 लाइन ऐसे बनी है ना एलिमेंट्स की, तो ये भी एक कमी मानी जाती है। इसके पीछे रीज़न क्या था मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि बाकी में 2 लाइन था ए और बी, और वहाँ पे आपने 3 कर दिया, उसका कोई रीज़न नहीं दिया। तो इसके पीछे रीज़न क्या था, ये देखिए, जो बैलेंसी होती है ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एर्थ ग्रुप में जितने एलिमेंट 3 लाइन में रखे गए उनकी जो बैलेंसी है शुड एज पर मेंडलीव्स लॉ, मतलब मेंडलीव के लॉ के अकॉर्डिंग जो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स थी एर्थ ग्रुप की, उनकी बैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए थी, जो उनकी मेन बैलेंसी थी, विच इज़ ट्रू, जो कि ट्रू है फॉर सम रेयर एलिमेंट्स, जो कि कुछ रेयर एलिमेंट्स के लिए ही सही था, सबके लिए उसमें जितने सारे एलिमेंट जो इसमें हैं उन सभी के लिए सही नहीं था, कुछ ही एलिमेंट के लिए उसकी प्रॉपर्टी उसकी वैलेंसी 8 थी, विच इज़ डिमेरिट, जो कि क्या है, एक डिमेरिट है भाई। अगर अगर एलिमेंट जैसे, क्योंकि एर्थ ग्रुप में रखा गया है ना, तो मैंने क्या बताया था, मोजले की पीरियोडिक टेबल की एक खासियत थी, जो ग्रुप था वही ग्रुप क्या बताता था उन सारे एलिमेंट्स की बैलेंसी, तो 8 ग्रुप का मतलब क्या होना चाहिए, बैलेंसी सारे एलिमेंट्स की 8 होनी चाहिए, लेकिन सबकी बैलेंसी 8 नहीं थी, तो ये तो कमी हो गया ना। फर्स्ट में जितने हैं सबकी बैलेंसी 1 है, उसमें सारे एलिमेंट्स की 1 है, दूसरे में सबकी 2 है, तो एर्थ में क्यों एक ही 2 की हो रही है, सबकी होनी चाहिए बैलेंसी 8 ना, तो वहाँ पे सबकी बैलेंसी 8 नहीं थी, बस कुछ रेयर एलिमेंट्स की बैलेंसी 8 थी, जो कि एक डिमेरिट ही है। अब अगली डिमेरिट क्या थी, तो नो प्लेस फॉर लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, जो मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया इनसाइड द टेबल। तो क्या जो नीचे हॉरिजेंटल लाइन में क्या था, मैंने बताया था आपको 58 से लेकर के 71 तक जो एलिमेंट्स थे उसको लेंथेनाइट कहते हैं। जो नीचे हॉरिजेंटल लाइन में ऐसे 2 हॉरिजेंटल लाइन बने हुए थे, टेबल में आप जाके देखेंगे तो उन्होंने सेपरेट रखा, तो इन्होंने सेपरेट रखा, इसको भी साइंटिस्ट कहते हैं ये भी कमी है, सारे एलिमेंट से क्यों इसको सेपरेट कर दिया आपने, तो इसका रीज़न दीजिए, उन्होंने रीज़न नहीं दिया, तो सेपरेट रखने, क्योंकि रीज़न तो मैंने आपको बीच में ही बता दिया था वीडियो में कि अगर वो उसमें रखने की कोशिश कर रहे थे तो सारे रूल्स जो है बिगड़ जा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने उसको सेपरेट रख दिया था। तो ये भी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का जो सेपरेट पोजीशन था, सेपरेट प्लेस में जो रखा था, या उन्होंने टेबल में नहीं रखा था, टेबल के आउटसाइड रखा था, वो भी एक डिमेरिट था। अब पोजीशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये लास्ट जो डिमेरिट है बता रहा हूँ। देखिए मोजले ने क्या किया, मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग अलग पोजीशन देने की बात नहीं के बारे में नहीं सोचा, जो कि क्या था, एक डिमेरिट माना जाता था कि मेटल और नॉन मेटल को इन्होंने मिला के रख दिया था, कहीं पे सेपरेट नॉन मेटल मेटल नहीं था, तो ये भी एक कमी मानी गई। तो इस वीडियो में मैंने आपको इतना कुछ समझा दिया कि मोजले की जो पीरियोडिक टेबल है या मेंडलीव की जो मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें हैं। अब मैं एक चीज़ करूँगा कि एक वीडियो मैं बनाऊँगा इसी से रिलेटेड, जो कि लगभग 10 मिनट या 15 मिनट का वीडियो बनाऊँगा मैं, तो उसमें मैं पीरियोडिक टेबल जो मोजले की पीरियोडिक टेबल थी उससे इन सभी जो चीज़ें मैंने इसमें बताया आपको, मैं सारी चीज़ें उस पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंगली डिस्कस करूँगा। लेकिन
आपसे इतना कहना है कि जो भी मैंने इसमें पढ़ा है ये आपको सारी चीज़ें दिमाग, क्योंकि अगर आप इसको जितना अच्छा लर्न करेंगे, जितना अच्छा सीखेंगे, जितना अच्छा दिमाग में डाइजेस्ट करेंगे, तो अगला वीडियो जब मैं पीरियोडिक टेबल डिस्कस करूँगा, इन सभी चीज़ों को वहाँ पे इससे कनेक्ट करूँगा टेबल से, तो आपको बहुत अच्छा तैयार होगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें, जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं, इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। दिस इज़ मोर 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 देन सफिशिएंट। तो आप इसको पूरी तरह से बढ़िया से लर्न कर लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस मैं यही कहूँगा कि जो देखो वो आपको आ जाना चाहिए, पूरा एकदम 100% आ जाना चाहिए। मैं 99% भी नहीं चाहता, 99.999% भी नहीं, मुझे 100% चाहिए, 100% आना चाहिए। और अगले वीडियो में मैं मेंडलीव के मतलब मोज़ले के पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा। सो थैंक यू। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन ये वीडियो काम की है। इसको देखेंगे तो आपको इस चैप्टर से कोई नंबर नहीं कटेगा, तो इतना मेरी गारंटी है। और मैं इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होते हैं वो भी सब करवाऊँगा, बस लास्ट में जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद अगली वीडियो में इसके सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद मुझे सिर्फ जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही पढ़ाना है, तो उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। अब की बार जो वीडियो होगा वो और लंबा होगा, हो सकता है 2 घंटे की वीडियो बनाऊँ, लेकिन उसमें ये क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। अब मैं यही चाहता हूँ कि आप इसको लर्न कर लें बढ़िया से। सो थैंक यू।